ओके सो हेलो स्टूडेंट्स। ये आपकी जियोग्राफी की जो एनसीईआरटी की सीरीज़ है उसकी ये आखिरी क्लास है जिसमें हम लोग क्लास एट्थ के एनसीईआरटी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जिस भी बच्चे ने सिक्स और सेवन्थ के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उसे यही सलाह दूंगा कि आप एक बार सिक्स और सेवन्थ के वीडियोस देख लो, क्योंकि वहाँ के जो टॉपिक्स हैं उनका ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने संसाधनों की बात की थी, तो क्लास सेवन्थ में मैंने संसाधन पे थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो सेवन्थ के अगर आपने नहीं देखा तो संसाधन इसमें समझ में तो आएगा बट उतना मज़ा नहीं आएगा। इसलिए एक सीक्वेंस में, एक सीरीज़ में जब आप चलते हो ना तो चीज़ें अच्छी होती हैं। प्लस इस तरीके से आप देख रहे हो ना, जैसे ये बाइंडिंग भी है ना, तो ये एक सीक्वेंस में है, तो सीक्वेंस ज़रूरी होता है। ठीक है, तो क्लास एट और ये इंग्लिश में है पूरी पीडीएफ, और डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो नोट्स आपको मिलेंगे वो दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे। एंड जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भाग मत जाना, मैं बताता हूँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इस वीडियो में जितना भी टॉपिक होगा उसका जो इंग्लिश होगा, ठीक है, वो मैं बताता रहूँगा, तो उसमें आपको इतनी दिक्कत होगी नहीं। बट आपको जो नोट्स मिलेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, क्योंकि बोथ लैंग्वेजेस हम लोग रखते ही हैं। अब जो नोट्स पहले, क्योंकि पहले हम लोग सिर्फ हिंदी में रखते थे, फिर कुछ तमिलनाडु और कर्नाटका के जो स्टूडेंट्स थे उनको ये समझ आया कि हिंदी में तो वो नहीं पढ़ सकते, और ये बात सच भी है। इसमें मैं किसी लैंग्वेज की शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, जो बात है वो है। सो दैट्स वाई कि अब जो नोट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब मैं बता देता हूँ, मुफ्त हंस लिखे फ्री हैंड रिटन नोट्स जो है वो पीडीएफ जो है उनकी वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। ठीक है, टेलीग्राम पे आप चेक करोगे आपको नोट्स मिल जाएंगे। सिक्स सेवन्थ एट्थ एट्थ हमारा फाइनल वीडियो है जिसमें हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे अच्छे से। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये एट्थ क्लास का वीडियो है, तो अब ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हें ये बताऊँ कि कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ पे है ना। अभी अगर कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में डेप्थ में पढ़ना है तो वो सिक्स की एनसीईआरटी है। ठीक है, ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं। पहला जो चैप्टर है क्लास एट्थ की एनसीईआरटी का वो ये है कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन हमें पता है, संसाधन को इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्सेस। रिसोर्सेस, हालांकि ये लिखा हुआ है, ठीक। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को ध्यान में लग के चल रहा हूँ। देखो, समझाना तो मुझे वैसे भी हिंदी में ही होगा, इंग्लिश में समझाऊंगा तो मैं है नहीं, बट जो नोट्स हैं वो आपको दोनों में मिल जाएंगे। व्हाट आर द रिसोर्सेज? तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? देखो, जब भी कोई चीज़, जिस वस्तु मतलब उसकी उपयोगिता हो और उसका मूल्य हो, जैसे आप हो, ठीक है। जब तक आप बेरोजगार हो तो आपके घर में आपके कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, घर वाले गाली देते हैं। अभी कुछ लोग यहाँ पे टाइम स्टैम्प दे करके इमोजी कमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो जब तक आप उपयोग नहीं है तब, क्योंकि आप एक संसाधन नहीं हो, अभी आपके पास इतना स्किल नहीं है, आपके पास इतना नॉलेज नहीं है कि आप उस अपने रहन सहन की और इसकी क्षतिपूर्ति कर पाओ। ठीक है, सो अगर कोई चीज़ उपयोग में नहीं आ रही है और उसका कोई मूल्य नहीं है तो हमारे लिए वो संसाधन नहीं है। जैसे एक लोहे का टुकड़ा है, तो अगर वो उपयोग में आ रहा है, हमारे घर में किसी काम में आ रहा है, और उसको अगर हम बाहर बेचने जाते हैं, उसकी कुछ मूल्य है, तो वो एक संसाधन है हमारे लिए। ठीक है, तो संसाधन कैसे होते हैं? कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ मानव निर्मित होते हैं। अब यहाँ से ध्यान रखना, पर्यावरण के घटक भी ऐसे ही होते हैं। पर्यावरण के घटक जिन्हें बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, घटक, पर्यावरण के घटक भी तो ऐसे ही थे। अब जिसने सेवन्थ की एनसीईआरटी पढ़ी है उसको तो पता है मैं क्या बता रहा हूँ। पर्यावरण के घटक भी प्राकृतिक होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, और मानव खुद में भी पर्यावरण का ही एक घटक होता है। ठीक, संसाधन प्लस रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेस। तो प्राकृतिक क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, जो प्रकृति से प्राप्त है, हवा पानी। ठीक है, अब आप पूछो इसका मूल्य तो नहीं है भाई, हवा का कहाँ मूल्य है? तो भाई ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं, ठीक है, O2 के। पानी की बिस्लरी की बॉटल होती है, बिस्लरी होती है, तो मूल्य है नहीं क्या, या उसका उपयोग नहीं है ना। मानव निर्मित क्या होते हैं? इंसान द्वारा बनाई गई चीज़ें, जैसे पुल है, तो पुल एक संसाधन है, उद्योग एक संसाधन है। पुल का आप पूछो, पुल का क्या मूल्य होता है? तो जब ठेकेदार बनाता है तो आप देखो ना, जब वो टेंडर निकलता है तो उसका एक रेट होता है 50 लाख, 50 करोड़, ऐसे ही निकलता है ना। मानव खुद में भी एक रिसोर्स है। ये एनसीईआरटी की बहुत अच्छी लाइन है जिसमें इंसान को खुद में एक रिसोर्स माना गया है। क्यों माना गया है आपको पता है? इंसान को खुद में एक रिसोर्स माना गया, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अब जैसे ये इंसान था, ठीक है, ये बच्चा था, इसने एमबीबीएस कर लिया। क्या किया? एमबीबीएस, ये एमबीबीएस किए हुए है। तो जब इसने एमबीबीएस कर लिया तो अब ये डॉक्टर बन गया। अब ये क्या करेगा? लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और अब ये बन गया है डॉक्टर, और डॉक्टर बन के पैसा छापेगा। तो ये खुद में एक रिसोर्स हो गया। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जिनका मूल्य होता है। अब इस इंसान का मूल्य हो गया, अब लोगों को इसकी उपयोगिता है ना। तो अगर आप अपने आप को रिसोर्सेज बनाना चाहते हो तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप किसी के लिए उपयोगी हो जाओ। अब ये मत समझना कि मैं अफेयर्स में जा रहा हूँ या कहीं और की चीज़ें बता रहा हूँ, बट अपने आप को उपयोगी बताना पड़ेगा। उपयोगी नहीं बताओगे तो सामने वाला कदर नहीं करेगा, चाहे वो फिर कोई भी हो। ठीक है,
चलो अभी यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है, इन्होंने कहा है सतत विकास। सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक चीज़ अच्छी होती है क्योंकि उसमें शॉर्ट फॉर्म जल्दी बन जाता है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो SD हो जाता है सीधे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए SDG हो जाता है। ठीक है, बताना आपके लिए क्वेश्चन है, 2026 में जो SDG थी उसमें हमारी रिपोर्ट कितनी है, हमारी रिपोर्ट में रैंक कितनी है। देखते हैं 99 कितने लोग कमेंट करते हैं। हालांकि मैं बता देता हूँ साथ ही साथ, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं भी आता है, वो कमेंट कहाँ तक देखेंगे, कमेंट में आंसर गलत हो सकता है। तो उन्होंने कहा है संसाधन का सावधानी से उपयोग करें। देखो सतत विकास का मतलब ये होता है, सिंपल सी बात समझ लो, इसको सिर्फ सुन लो। सतत विकास का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें इस तरीके से यूज़ करो कि आपकी आने वाली जनरेशन भी यूज़ करे। जैसे बुक्स होती हैं, हम लोग के टाइम पे क्या होता था कि जो बुक्स होती थी वो इस तरीके से, और हम लोग के टाइम पे नहीं, बहुत जगह पे ऐसा होता है कि जो बुक्स होती हैं वो ऐसे यूज़ की जाती हैं कि अगर आपने क्लास 8th कर लिया है तो क्लास 8th की जो बुक्स हैं, तो जो दूसरा 7th का स्टूडेंट 8th में आया है वो उनको पढ़ पाए। ठीक है, बस यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करना है, विकास इस तरीके से करना है कि आने वाली जो पुश्तें हैं उन्हें दिक्कत ना हो। ये नहीं है कि हमने इतना खा डाला, इतना खा डाला कि अब आने वाली पुश्तें जो हैं उनके लिए कुछ बचा ही नहीं। हमने इतनी नील की खेती कर ली कि ज़मीन ही बर्बाद कर डाली, अब आने वाली किस्तें जो हैं, पुश्तें जो हैं, वो कुछ खा ही नहीं पाए। तो उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, कि हमें विकास तो करना है, क्योंकि विकास नहीं करोगे तो फिर करोगे क्या, है ना। हर फील्ड में विकास तो करना है, बट विकास ऐसे करना है कि वो सस्टेनेबल हो। ठीक है, तो अभी कोई भी नेता अगर आगे आपसे कहे कि हम विकास करेंगे, तो उसकी इस बात को ना मान के हमें उससे इस बात पर ध्यान देना है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करिए। तो इन्होंने कहा है संसाधनों का सावधानी से उपयोग। अगर आप सावधानी से उपयोग नहीं करोगे तो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए किल्लत हो जाएगी, उनको मिलेगा ही नहीं, है ना। ओके, संसाधन समझ में आ गया ना। ओके, अभी बात करते हैं भूमि और मृदा। जो कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं खुद समझा दूंगा, और जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे अब ये पार्ट था इसमें कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं, है ना, जो थ्योरेटिकल है वो मैं समझाता हुआ चलूँगा। ठीक है, आप मेरी आवाज़ पे काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं, है ना। चलो भूमि और मृदा की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लैंड एंड सॉइल। ठीक, देखो भूमि और मृदा को वैसे तो आप एक ही चीज़ मान सकते हो, मान लोगे, लेकिन NCERT इस डिफरेंस को बहुत क्लियर करती है। भूमि एक अलग चीज़ होती है और मृदा एक अलग चीज़ होती है। भूमि एक स्वामित्व वाली बात होती है कि ये मेरी भूमि है, बट आप कभी ये नहीं कह सकते कि ये मेरी सॉइल है। ठीक है, कभी किसी को कहते नहीं सुना होगा, कह तो सकते हो बट कह नहीं सकते। ठीक, लैंड वो एरिया होता है जो आपका खुद का होता है, जिसकी आपने ओनरशिप ले रखी होती है। अब पूछो, अब हिंदी वालों को दिक्कत हो जाएगी, वो कहेंगे ओनरशिप कैसे आता है। ओनरशिप का मतलब होता है जिस पर आपका स्वामित्व होता है। स्वामित्व मतलब अब समझ में आ गया ना, जिस पे आपका अधिकार होता है। ठीक, सॉयल तो मृदा होती है ना, मृदा। अब पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, इस फिगर को समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ना फिगर से और इन सब चीज़ों से कहाँ से आ जाता है पता नहीं चलता है। और फिर हम लोग ढूंढते हैं बैठ के कि NCERT तो हमने पूरी पढ़ी थी, फिगर नहीं मिले। अब जैसे ये है, ये जो मृदा है ये पूरी भूमि नहीं है, ये मृदा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये जो ऊपर का पार्ट है इतना। ठीक, अब ये बताता हूँ मैं है क्या। ये पूरी ऊपर यहाँ पे है ह्यूमस, इसको बोलते हैं, इसको नाम ये दिया गया है ह्यूमस। ठीक, मुझे लगा था शायद नाम नहीं होगा, बट ये है ह्यूमस, ह्यूमस। ठीक है, इसके नीचे हमारा पाया जाता है बालूगाद, बालूगाद जिसको हम लोग बोलते हैं सबसॉइल। ठीक, इसके नीचे हमारी होती है पैरेंट रॉक, जिसे बोलते हैं जनक चट्टान। जनक चट्टान से बहुत क्वेश्चन बनता है कि किसी भी जगह की, जैसे मिट्टी है, कहीं पे जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ जिसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल, मान के चलो कि कहीं पे एलुवियल सॉइल है। ठीक, तो एलुवियल सॉइल एलुवियल इसलिए है क्योंकि उसकी जो पेरेंट रॉक है, उस पेरेंट रॉक का कुछ ऐसा केमिकल बॉन्ड रहा होगा जिसकी वजह से वो एलुवियल है। ठीक है, ब्लैक सॉइल ब्लैक है क्यों, क्योंकि वहाँ की जो पेरेंट रॉक है वो इग्नियस है। ठीक है, अब तुम लोग ये कमेंट मत करना कि रॉक नहीं पढ़ाई। रॉक आपको, अब मैं अगर रॉक यहाँ पे पढ़ाऊँगा तो फिर सारी NCERT मिक्स हो जाएगी। रॉक आपको पढ़ना है 7th क्लास की NCERT में आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा रॉक बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि इग्नियस रॉक क्या होता है, आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, कायांतरित क्या होती हैं और अवसादी क्या होती हैं। ठीक, उसके लिए तुम पढ़ सकते हो। तो ये इतना पेरेंट रॉक होता है, ये पेरेंट रॉक नीचे रहता है। ठीक है, उसके ऊपर हमारा बालूगाद आता है जिसको सबसॉइल बोलते हैं, मतलब इन दोनों का मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पे भरा होता है बीच में। बाकी और भी बटते हैं, ये ABCDO में बटते हैं, बट उनको हम नहीं पढ़ना है। ठीक है, टॉप सॉइल जो इसको ह्यूमस बोलते हैं, ह्यूमस का मतलब ही होता है, जब भी ह्यूमस की बात है तो थोड़ा सा दिमाग में ऐसा इमेजिनेशन लाओ कि सड़ी हुई सब्जियां जो होती हैं वैसा पार्ट समझ लो ह्यूमस का होता है। ठीक है, ये ह्यूमस है। ठीक, इसमें मिट्टी और ये घास फूस सब कुछ होती है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है मृदा के निर्माण के कारक क्या, जनक चट्टान, यही चीज़ें हैं। एक तो जनक चट्टान है, जनक चट्टान मतलब पेरेंट रॉक। दूसरी है क्लाइमेट, अभी मैं बताता हूँ कैसे। तीसरा है टाइम पीरियड, और फिर आता है हमारा वेजिटेशन।
ठीक, समझा देता हूँ मैं एक ही बार में। अगर कहीं पे एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझो कि अगर कहीं का पेरेंट रॉक, जैसे मैंने अभी पेरेंट रॉक तो मैंने डिस्कस कर लिया कि कहीं पे अगर मान लो आग्नेय चट्टान है, ठीक है, कहीं पे आग्नेय चट्टान है। मैं काम करता हूँ, मैं साथ साथ पीपीटी खोल लेता हूँ, 1 मिनट। नहीं, लेकिन पीपीटी ओपन नहीं होगा, साथ साथ पीपीटी ओपन नहीं होगा, 1 मिनट। चलो ठीक है, मैं यहीं पे समझा देता हूँ तुम्हें, अभी समझ जाओगे तुम। कि कोई चट्टान है, ठीक है, अगर यहाँ पे ज़मीन के अंदर मतलब लावा गिरा और वहाँ पे बन गई इग्नियस रॉक। अगर ये इग्नियस रॉक है तो इग्नियस मतलब आग्नेय चट्टान, ठीक है। तो जब ये ठंडी होगी तो ये कैसी सॉइल बनाएगी, ये जो सॉइल बनेगी ये ब्लैक बनेगी। ब्लैक मतलब काली मृदा, जिसे रेगुर मृदा भी बोलते हैं, ठीक, काली। तो अब समझे कैसे पेरेंट रॉक इसको वो डिफाइन करती है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है जलवायु, क्लाइमेट। मरुस्थल कैसे बनते हैं आपको पता है? मरुस्थल क्यों बनते हैं? क्योंकि वहाँ वर्षा नहीं होती। जैसे जलवायु का अगर एग्जाम्पल डालना है तो आप डाल सकते हो मरुस्थल। मरुस्थल को बोलते हैं इंग्लिश में डेजर्ट। जिन लोगों को हिंदी इंग्लिश दिक्कत हो रही है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मरुस्थल। समय, समय होता है टाइम। टाइम पीरियड बहुत मैटर करता है। आपको पता है हिमालय अभी नहीं बना है ना। टाइम टू पीरियड जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो हमारी मृदाएं हैं उनमें चेंजेस आते रहते हैं। और वनस्पति भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे आप सदाबहार वन में चले जाओ तो आपको लैटेराइट सॉइल मिलेगी। लैटेराइट, अब जो मृदाएं हैं ये क्लास 10th में पढ़ाएंगे हम अच्छे से। जब क्लास 10th वाली एनसीईआरटी लाऊंगा वहाँ पे पढ़ा दूंगा, ठीक है। लैटेराइट, इसको बोलते हैं लैटेराइट। लैटेराइट, ठीक है। ये बोलिए लैटेराइट सॉइल। तो लेटेराइट सॉइल क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। लेटेराइट सॉइल का सीन ऐसा होता है कि जैसे सदाबहार वन, अब पूछो सदाबहार वन कहाँ होते हैं? मैंने आपको बताया था भूमध्य रेखा पे सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं वहाँ पे बरसात इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ की जो मिट्टी, अब यहाँ पर जो पोषक तत्व थे वो सब खिसक के नीचे चले गए, ठीक। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं लीचिंग, ठीक, विभेदीकरण। विभेदीकरण बोलते हैं, हाँ लीचिंग होता है। हिंदी इसका क्लियर नहीं है बट ये लीचिंग होता है। तो इससे लेटेराइट मृदा बन जाती है ऊपर, जो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती क्योंकि सारे तत्व तो नीचे चले गए। तो वनस्पति इस तरीके से प्रभावित करती है। वहाँ पे सदाबहार वन ना हो तो वहाँ की मृदा तुरंत लेटेराइट नहीं बनेगी, लेटेराइट से हट जाएगी, तुरंत रेड एंड येलो वाली सॉइल बनने लगेगी। लेकिन टाइम लगेगा ना, मतलब टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि कल ही जो है चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मिट्टी वाला मृदा वाला कॉन्सेप्ट समझ गए, ठीक है। जनक सॉइल क्या होती है पता है? पेरेंटल रॉक। रॉक, अब रॉक वाला टॉपिक जब अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप नहीं समझ पाए होगे। जलवायु, क्लाइमेट बहुत इफेक्ट करता है। जैसे मैंने बताया कि मरुस्थल क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो वातावरण है वही गर्म है, ठीक है। समय, टाइम पीरियड, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मृदा हमेशा बदलती रहती है। जैसे जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा कैसे बनी? नदियाँ लेके आई निक्षेपण करती गई, पहाड़ से कटाव लेके आई, पत्थर लाती गई, तो उससे जो है जलोढ़ के मैदान बन गए। अब जलोढ़ के मैदान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सब जलोढ़ के में तो मैदान है। मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग का मतलब होता है पुआल। पुआल, अब देखो पुआल ही है, पुआल का मतलब होता है जैविक। ये इन्होंने कहा है मृदा का संरक्षण, ठीक। मृदा का संरक्षण क्या करना है? देखो सबसे पहली जो मृदा के सामने किस चीज़ से संरक्षण करोगे ये बताओ, किससे करोगे? कोई ड्रैकुला आके थोड़ी ना मृदा को खा जाएगा। मृदा का संरक्षण हमें करना होता है अपर्दन से। अब जिन लोगों को दिक्कत होगी वो मैं तुम्हें बता दूं, अपर्दन को बोलते हैं हम लोग इरोजन, EROSION, ठीक है, इरोजन। इरोजन क्या होता है मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, 7th में कर चुके हैं कि जब नदियाँ चलती हैं, नदियाँ काटती हुई चलती हैं, तो जब नदियाँ काट डालती हैं सारे पत्थरों को तो उसे बोलते हैं इरोजन। तो इसको मल्चिंग से सही कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि हमने अगर किसी चीज़ को ढक दें, जैसे ह्यूमस से ढक दें, खूब सारी पत्तियाँ गिरा दें वहाँ पे, तो वो ढक जाएगा। तो वहाँ पे जो है पदार्थ को ढक देंगे तो वहाँ पे मल्चिंग हो जाएगी, तो वहाँ पे दिक्कतें कम होंगी। वेदिका फॉर्म बोलते हैं। वेदिका फॉर्म, अरे ये जो सीढ़ीदार कृषि बोली जाती है उसे बोलते हैं। ये हमारी असम में भी होती है, ठीक है। पिछली बार हमने गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में इस चीज़ को पढ़ा था, ढलानों पर सीढ़ियों बनाना, ठीक है। रक्षक मेखला, रक्षक मेखला हम लोग के गांव में बनाई जाती है। जो हम लोग का खेत होता है, ये खेत है हमारा, ठीक है, तो खेत के चारों ओर हम लोग लिप्टिस या पॉपुलर लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि ये बड़े पेड़ होते हैं, इनकी जड़ें गहरी होती हैं, तो ये क्या करते हैं, बांधे रखते हैं। तो हमारे खेत की मिट्टी इधर उधर नहीं जा पाती, प्लस हमारी मेड़ बनी रहती है, इसको मेड़ बोलते हैं साइड को, ठीक। तो हवा को रोकने के लिए पेड़ों की कतार लगा देते हैं, जिससे हमारे किनारे हैं वो नहीं कटते, ठीक। क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस ये हैं, जैसे मल्चिंग पूछा जा सकता है क्या प्रोसेस है, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो सकता है इसलिए। वेदिका, जिसको हम लोग टेरेस फॉर्मिंग बोलते हैं। टेरेस क्या होता है? टेरेस जीना होता है ना, टेरेस मतलब सीढ़ीदार, है ना। रक्षक मेखला जिसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स, ठीक। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वन, वनस्पति और वन्य जीव प्राणियों की। तो वन पहली, सॉरी जल, जल है वन है, जल है, सॉरी जल। जल हमने पिछले बार में पढ़ा था। अब आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर दोगे
सबसे पहले मुझे ये बताओ कि पृथ्वी पे कितने % जल है, ठीक है, अर्थ पे, और ये सब आपको कमेंट में देना है, नहीं दोगे तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। अर्थ में कितना % जल है और उसमें से कितना % पानी लवणीय है, सॉल्टी कितना है, और कितना % पानी ड्रिंकेबल है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन सॉल्टी या स्वीट बोलते हैं, नॉन सॉल्टी या स्वीट, ठीक। फिर तुम्हें बताना है कि नॉन सॉल्टी पानी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ठीक, कहाँ पाया जाता है, ग्लेशियर में पाया जाता है, रिवर में पाया जाता है, या समुद्रों में पाया जाता है, ये आपको बताना है। ये 3 क्वेश्चन है, आपको इसी वक्त टाइम स्टैम्प दे करके कमेंट में आपको आंसर बताने हैं, और आप बताते हो तो फिर देखते हैं भाई कौन कौन बेटर है। एक्चुअली जियोग्राफी का जो टॉपिक है विजुअल आर्ट एंड बाकी अदर टॉपिक से थोड़ा सा अलग है, बाकी ये समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस उतनी तो आप नहीं समझोगे, बट ज्योग्राफी सच में एक अच्छा चैप्टर है और अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। क्वेश्चन इससे हिस्ट्री से आने वाले क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, बट ज्योग्राफी से क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, ठीक है। जल, तो अब जल के बारे में इतने क्वेश्चन हो गए। बाकी जल के बारे में मैंने आपको बताया था, पृथ्वी का 75% हिस्सा जल से घिरा हुआ है, लेकिन मानव उपयोग के लिए केवल 1% अलवण जल फ्रेश वाटर उपलब्ध है। इसमें ये बात दी गई है और 7th में हम ये बात पढ़ चुके हैं, पूरी पढ़ चुके हैं। बट 7th में यहाँ पे 75 की जगह 71 था, और यहाँ पे जो 1 है जो मानव के पीने के लिए है वो 2.7% दिया गया है, ठीक। ये 7th की NCERT के अकॉर्डिंग। अब आते हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने बहुत जल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, इसमें हमें ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन हमें नहीं बनने हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है जल, वनस्पति और वन्य जीव। इन्होंने कहा है पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र एक होता है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब इकोसिस्टम से अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम का नाम किसने दिया था, बाकी ये सारी चीज़ें, बट उस पर मैं नहीं फोकस करना है। पारितंत्र बस आप ऐसे समझ लो, आप जहाँ रहते हो, मतलब ठीक है, जीव जंतुओं का जो घर होता है, ठीक, या ऐसे समझ लो एक ये जगह है इतनी बड़ी, एक कमरा है मान लो, ठीक है, इसमें एक पेड़ लगा है और इस कमरे में आप रह रहे हो, ठीक। बाकी आपकी टेबल है, लैपटॉप रखा है, बाकी सारा काम है, ठीक। ये इतना बड़ा कमरा है, तो बस ये कमरा आपका क्या है, पारितंत्र है। मतलब आपका और आपका प्रकृति के साथ, मतलब दो चीज़ें होती हैं ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे संसाधन बताए थे, वैसे प्रकृति के दो घटक होते हैं, एक मानव निर्मित, सोचो कहाँ से कनेक्ट हो रही हैं चीज़ें, और एक होता है प्राकृतिक। और जब यही दोनों चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं, इसको बोलते हैं क्या, पारितंत्र, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। मैं थोड़ा सा इंग्लिश में लिख रहा हूँ, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने हिंदी बोल दी, इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम, जब प्राकृतिक और मानव मेड एक ही जैसी हो जाए, ठीक। आपने स्कूल बनवाया, स्कूल में आपने पेड़ लगवा दिए, तो अब जब आप स्कूल में बैठे पढ़ रहे होगे क्लास में, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं एक पारितंत्र में हूँ, हम एक पारितंत्र में हैं, ठीक। ये बोला जाता है जीव जंतुओं और प्रकृति का संतुलन, ठीक है। दैट्स वाई नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो भाई आप अपने भाई बहन बोलो, पारितंत्र बना रहे हो ना, इसलिए। अब जो आता है गिद्ध, वल्चर, इन्होंने कहा है, वल्चर्स, इन्हें वल्चर्स बोलते हैं, इन्होंने कहा है पर्यावरण के सफाई कर्मी। सफाई कर्मी का मतलब हो गया कि जो भी आप देख सकते हो, इस कहीं पे स्नेक मर जाता है, चूहा मर जाता है, ठीक है, गिद्ध की निगाहें थोड़ी तेज़ होती हैं, तो ये आकर के इन्हें उठा ले जाता है। अगर ये इन्हें ना खाए तो कहीं ना कहीं चलो ठीक है, बैक्टीरिया इन्हें खा लेंगे, बट इतना कीड़ा मरता है, इतने सारे इंसेक्ट्स हैं वो मरते हैं, तो उनको कैसे कोई मतलब खा सकता है ना, तो गिद्ध इस मामले में अच्छा होता है। तभी तो हमारा पारितंत्र इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि अगर हमारे पारितंत्र में एक भी घटक पे दिक्कत आती है, मान लो सारे गिद्ध लुप्त हो जाएं, तो अब ये कीड़े बनना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएंगे, इनकी सफाई होगी ही नहीं, तो सफाई होगी नहीं, तो जब सफाई होगी नहीं तो आप समझ सकते हो बीमारियाँ, और नई नई तरीके की बीमारियाँ आएंगी। इसीलिए तो इकोसिस्टम और बचाने पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। फिर उन्होंने कहा है साइट समझौता। ये साइट समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मेरे बात। साइट्स ऐसा है कि ये जो होते हैं ना छोटे छोटे टॉपिक, ये समझ नहीं आते, बट ये होते बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं से हाईलाइट कर देता हूँ तुम्हारे लिए अच्छे कलर से, रेड से कर देता हूँ, इसका पॉइंट बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये रुको, मैंने रेड कर दिया इसको, ठीक है बेटा। जो इस तरीके से रेड होती हैं चीज़ें, इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लिया करो, ठीक है। तो साइट समझौता, तो साइट समझौता जीवों और पक्षियों पर व्यापार इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि तुम ये नहीं कर सकते हो कि तुम जा रहे हो, तुमने एक बढ़िया सा जो है पक्षी मिल गया तुम्हें, नीलकंठ, तुमने किंगफिशर मिल गया, तुमने उठा लिया, तुमने उसको बेच दिया, ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि पक्षियों और व्यापार पर प्रतिबंध है। पॉलिटिक्स में ऐसे ये क्वेश्चन बनता है कि मानव दुर्व्यापार नहीं हो सकता, 23 आर्टिकल में, ठीक है। तो ये तो जल वनस्पति है, इसमें इन्होंने कोई बहुत डीप बातें नहीं बताई। पारितंत्र है जो कि हमारे इन्वायरमेंट, ईवीएस से थोड़ा रिलेटेड है, और ईवीएस वाला वीडियो ऐसा है जिस पे आपने सबसे ज़्यादा प्यार दिया है। सो
थैंक यू सो मच उसके लिए। एंड जो ईवीएस के वीडियोज़ हैं उनको भी लाइक कर देना, ठीक है। ट्राई कर सकते हो ईवीएस का वीडियो, जिसमें हमारे 3 से लेकर के 5 तक सारी ईवीएस पढ़ाई है हमने, ठीक है। खनिजों की दुनिया की बात करते हैं, अब आते हैं मेटल्स, सॉरी मेटल और नॉन मेटल आएंगे, उससे पहले आएंगे खनिज। खनिज को बोलते हैं मिनरल। और तुम्हें जब भी पहले क्या होता था, मैं जब पढ़ता था तो वहाँ पे जब खनिजों की बात आती थी तो मुझे समझ में आता था कि खनिज मतलब मेटल, सोना चांदी हीरा मोती, बट खनिज का मतलब मेटल नहीं होता है। खनिज हमारी रोटियों में भी होते हैं, खनिज हमारे खाने में भी होते हैं, पता है ये बात तुम्हें? खनिज वो चीज़ है जो ह्यूमन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नेचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। खनिज ऐसे समझ लो, ऐसी ज़रूरत है जो हर तरफ फैली हुई है। मिनरल्स इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं, हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए, हम लोग के सर्वाइवल के लिए, हम लोग की सस्टेनेबिलिटी के लिए खनिजों की ज़रूरत होती है। अब वर्ड नहीं समझ में आए होंगे हिंदी मीडियम वालों को, मैं बता देता हूँ। सर्वाइवल का मतलब होता है जीवित रहना, हम लोग के जीवित रहने के लिए। सस्टेन का भी मतलब होता है जिंदा रहना, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए। खनिज, ठीक, खनिज के दो पार्ट होते हैं, धात्विक और अधात्विक। तुम्हें पता है धात्विक खनिज भी हमारे खाने में पाए जाते हैं। ये जो लौह है, जैसे लौह अयस्क है, लौह अयस्क को किससे शो करते हैं आपको पता होगा, मैंने थोड़ी देर कल पढ़ाया था, सियाल सीमा निफे। सियाल सीमा निफे, आपको बताना है ये किस किस पार्ट में पाए जाते हैं। इसमें बताना है कोर में कौन होता है, मेंटल में कौन होता है, क्रस्ट में कौन होता है, ठीक है। अब ये जो इन्होंने कहा है फे, एफ ई होता है हमारे लौह अयस्क के लिए, फेरस बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर आता है मैग्नीज, जिसको बोलते हैं एमएन, मैग्नीज, इसको शो करते हैं एमएन से, ठीक है। ये लौह अयस्क होते हैं। लौह मतलब इनमें लोहा होता है, जैसे आपके घर में पाइप लगे होंगे स्टील के, तो वो स्टील और जस्ते का मिक्सचर होता है ना। अलावा वो होते हैं जिनमें लोहा नहीं होता, जैसे सोना चांदी तांबा, ठीक, सोना चांदी तांबा ये अलाह होते हैं, ये लौह होते हैं, ठीक। ये धात्विक हो गया। ये आता है अधात्विक, जैसे चूना पत्थर, ठीक है, सीमेंट, अभ्रक, कोयला। अभ्रक आपके प्रेस में होता है, कहाँ मिलेगा आपको? आपकी जो प्रेस होती है कपड़े प्रेस करने वाली, हाँ हाँ, उसमें अभ्रक की प्लेट मिलेगी तुम्हें, ठीक है। कोयला, ये हमारा, इसमें तो लोहा नहीं होता बट मिनरल। अच्छा, मिनरल का एक और तुम्हें बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, मिनरल की एक अच्छी परिभाषा देते हैं, बहुत अच्छी सी परिभाषा आपको दे देंगे। मिनरल एक और चीज़ को कह सकते हो जो हमें एनर्जी दे, जो हमें एनर्जी दे, एनर्जी मतलब ऊर्जा दे, ऊर्जा दे, ठीक, जो हमें ऊर्जा दे। मिनरल्स क्या होते हैं? गिव्स अस एनर्जी, गिव्स अस एनर्जी, ठीक, बस ये परिभाषा अच्छी थी, ठीक है। तो कोयला भी हमारा एक तरीके का क्या है, क्या है? खनिज है, ठीक है। बस ये अधात्विक है। अधात्विक इसलिए है क्योंकि इसमें मेटल नहीं है। भाई कोयले में कोई मेटल थोड़ी ना होती, मेटल होती तो जलता कैसे, है ना। हाँ चलो आगे देखते हैं। निष्कर्ष के तरीके, अभी उन्होंने कहा है निष्कर्षण के तरीके, सॉरी मैं निष्कर्ष बोल रहा था। निष्कर्षण का मतलब होता है उसको ज़मीन से निकाल के बाहर लाना। अब निष्कर्षण ऐसा शब्द है, इसका मुझे इंग्लिश नहीं पता है, ठीक है। तो निष्कर्षण का मतलब होता है कि यहाँ पे ये ज़मीन है, ज़मीन के अंदर या जो आपके गढ़े हुए थे, इनको निकाल के लाना है आपको बाहर, ठीक, इनको निकाल के बाहर लाना है। तो आप कैसे लाओगे? तो उसके तरीके इन्होंने बता रखे हैं कि एक होता है खनन, खनन आपको पता है माइनिंग होती है, और माइनिंग से ही आपके जो है सबसे ज़्यादा जो वो है क्या बोलते हैं ना, भूकंप। माइनिंग से एक भूकंप भी चलते रहते हैं, ठीक है, भूकंप भी आते रहते हैं। इसको बोलते हैं विवृत और कूपकी। देखो विवृत क्या होता है कि ये एक एरिया था इतना बड़ा, आपने इसको पूरा खोदना एक तरफ से शुरू कर दिया, ठीक, ये होता है विवृत। इसमें भूकंप आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्लस आपकी ज़मीन खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक। कूपकी कैसे होते हैं? कूपकी का मतलब होता है ये आपकी इतनी बड़ी ज़मीन थी, इसमें आपने होल किए छोटे छोटे, और इन होल के अंदर क्या ऐसी सिचुएशन बना ली गई, ये ज़मीन थी, आप होल के अंदर गए, होल के अंदर का जो एरिया था वो आपने बढ़ा दिया। समझ पाए? ऊपर से ये पतला पतला है, नीचे से ये बड़ा है। बाद में क्या होता है, यही हिस्सा नीचे धस जाता है, गिर जाता है, तो इससे जो है भूकंप आ जाते हैं, है ना। फिर लिखा है प्रवेधन। प्रवेधन होता है ड्रिलिंग, ड्रिल मशीन देखी है, ड्रिल मशीन में होल होता है, तो इसी तरीके से कुपिकाओं की तरह पतला पतला होल बनाना, और नीचे जो भी है उसमें पाइप डाल के खींच लेना। जैसे आपके यहाँ नल होता है, नल देखा है आपने, जैसे आपके यहाँ नल होता है, तो इसको हम लोग ड्रिल बोलेंगे एक तरीके से, ठीक। इसमें हम लोग बोलते हैं कि इनके यहाँ बोरिंग हो रही है, बोरिंग, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है आखनन, क्वेरिंग, ये भी इसी की तरह होता है, ठीक है। चलो ये हमारा खनिज वाला पार्ट होता है। अभी हम बात करते हैं ऊर्जा संसाधन। देखो खनिज के बाद ही ऊर्जा संसाधन को हमें ढंग से समझना पड़ता है। ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? वो ऊर्जा संसाधन वही होते हैं, वो संसाधन जो हमें ऊर्जा देते हैं, ठीक है, प्लस इनका मूल्य होता है। संसाधन को तो हम अभी जान चुके हैं, संसाधन क्या होता है? जिनका मूल्य हो प्लस जो आवश्यक हो, दो चीज़ें ध्यान रखना, जो आवश्यक हो, ठीक। तो अब क्या होता है, ऊर्जा संसाधन दो तरीके से होते हैं, एक होता है परंपरागत और एक होता है गैर परंपरागत।
परंपरागत वो होते हैं जो परंपराओं से चलते चले आ रहे हैं। जैसे कोयला, आपके घर में आज भी ठंड होती है तो कई लोगों के घर में कोयला ही तापा जाता है। पेट्रोल, हम लोग का गाड़ियों में आज भी पेट्रोल पड़ता है, मतलब डीजल वालों में डीजल पड़ता है, बट यही। अब इन्होंने ये चीज़ें दे रखी है, काला सोना। अब जैसे इनको समझो, ये इंपॉर्टेंट है चीज़ें। हरा कलर ये हाईलाइट करता है एकदम से, ठीक है। जैसे ये देखो, इन्होंने कहा है काला सोना, काला सोना। अब काला सोना किसे बोलते हैं? पेट्रोल को। तुम्हें पता है एरोप्लेन में जो पेट्रोल पड़ता है वो वाइट पेट्रोल होता है। कोयला जलावन की लकड़ी के लिए काम आता है, ये बात भी आपको पता होगी, है ना। लेकिन परंपरागत में एक दिक्कत ये होती है कि इनमें धुआं बहुत उठता है, मतलब इनमें CO2 बहुत उठती है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, वो ये बताओ CO2 कैसी गैस है, या CO2 के 3 क्वेश्चन आपको बताने हैं कि इसका एक तो आपको परसेंटेज बताना है कमेंट में, और इसके जो इफ़ेक्ट है बताना है कि इससे कौन सी, पृथ्वी पे ऐसी कौन सी क्रिया है जो गर्मी को बढ़ा रही है। ठीक, 2 क्वेश्चन आपके CO2 से हो गए। तो प्रदूषण बढ़ा रही है, ठीक है। प्रदूषण में ये बनाती है, चलो मैं बता देता हूँ, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अभी आते हैं गैर परंपरागत। गैर परंपरागत जिनको हम परंपराओं से नहीं मानते आ रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था, जो आदिमानव होते थे भाई, वो सौर ऊर्जा कैसे यूज़ कर लेंगे भाई, वो धूप निकली वो शिकार पे चले गए, तो वो सौर ऊर्जा यूज़ कहाँ से करेंगे। लेकिन ये परंपराओं में अब आए हैं ना, तो ये गैर परंपरागत हो गए। इसको याद रखना बेटा, इसमें गड़बड़ हो जाती है। और यही जो गैर परंपरागत होते हैं यही होते हैं नवीकरणीय, ठीक है। ये होते हैं कन्वेंशनल, ये होते हैं नॉन कन्वेंशनल, इन्हीं को बोलते हैं नवीकरणीय। अब पूछोगे नवीकरणीय की इंग्लिश बताओ, तो नवीकरणीय की इंग्लिश होती है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जिनको दोबारा से यूज़ किया जा सके, सब तो पता ही है ना। तो पवन ऊर्जा, ऐसे ही पवन ऊर्जा होती है। लेकिन ये होते गैर परंपरा। इनको याद करने का तरीका समझो, जैसे नवीकरणीय अब नहीं याद रहता है, नवीकरणीय याद रहेगा कि हाँ ये रिन्यूएबल ये होते हैं, और इसी को ये कर लो नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। और इनको अनवीकरणीय बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल अनवीकरणीय लिख लेना, ठीक है। इनमें क्या हो गया कि याद करने का तरीका समझो, जो आदिमानव होते थे वो इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर पाते थे, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा इन सब का यूज़ कर नहीं पाते, तो ये हम लोगों ने यूज़ करना शुरू किया। तो जब ये हम लोगों ने शुरू करना यूज़ किया तो ये परंपरागत कन्वेक्शनल कैसे हुए, तो जब ये कन्वेक्शनल नहीं है तो ये नॉन कन्वेक्शनल हो गए, ठीक है। अभी इन्होंने कह दिया बायोगैस। बायोगैस अभी बनाना हम लोगों ने शुरू किया है। बायोगैस कैसे बनती है? गोबर वगैरह आपने इकट्ठा किया, एक उसमें भरा, ठीक है, उससे गैसेस बनती हैं, उनका यूज़ किया जाता है बिजली बनाने में, ठीक है। बायोगैस प्लांट लगाए जाते हैं। गवर्नमेंट इन पे काम नहीं कर रही है, बल्कि ये एनर्जी अच्छी है, मतलब ये अच्छी एनर्जी के रूप में इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। फिर आती है हमारी भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा भी, क्योंकि इससे पहले इंसान के पास इतना रिसोर्स नहीं था कि इनका यूज़ कर पाए, है ना। ये थी भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा अच्छी ऊर्जा मानी गई है, क्यों? देखो पृथ्वी के अंदर क्या होता है, कहीं कहीं पे, जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था कि कहीं कहीं पे मैग्मा भरा होता है, तो जो मैग्मा भरा होता है वो फट के बाहर आता है, वो लावा गिराता है ना। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये तो मैग्मा हो गया, कि मान लो कभी कभार क्या होता है कि मैग्मा नहीं गिरा लेकिन गर्मी ज़्यादा हो गई, तो पृथ्वी के अंदर से हीट आने लगती है। तो जो हीट आती है उस हीट का यूज़ किया जा सकता है ना, कि भाई तुम सन से हीट ले रहे हो, इससे बढ़िया पृथ्वी के अंदर वाली हीट ले लो, उसका यूज़ कर लो कहीं पे, तो उसके ऊपर बढ़िया भगोना रखो, उसमें पानी रखो, पानी उबाल लो, है ना, किया जा सकता है। तो ये भूतापीय ऊर्जाएँ होती हैं। समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन अगर बनेगा भी तो ये बनेगा कि बायोगैस एक गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इंग्लिश वाले के लिए बना देता हूँ, बायोगैस इज़ अ नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आपको मतलब ये सेंटेंस ऐसे बन जाएंगे। तो अब इसमें आपको छांटने में दिक्कत होगी, मतलब जब आप इसको फिल्टर करोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी कि NCERT तो पढ़ी थी बट ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है कि होता क्या है, क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आप पढ़ के गए हो तभी इंसान कहता है कि मैं पढ़ के गया हूँ बट क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसलिए आपसे मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि MCQs वगैरह भी आने वाले हैं आपके लिए, सो ऐड रहिएगा ताकि आप क्वेश्चन जरूर करिए। क्वेश्चन अगर आप नहीं करते हो सो दिक्कत होती है थोड़ी थोड़ी पढ़ना। तो भाई देखो, अब कोयला पेट्रोलियम ये सब आप लोगों ने 6th 7th 8th में पढ़ा है ना। इसमें अब ये मैं भी ये जान के पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों ने ये सब पढ़ रखा है, इसमें आपको कोई मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, एज ए जस्ट अ रिविज़न, है ना। अब अगर आप ये सोचो कि ये बेस है और इसको पहले पढ़ना है, तैयार करना है, रटना है, तो फिर तो इसको रटना थोड़ी ना है, उसको तो नज़र डालनी है बस इस पर आपको एक बार, है ना। अब NCERT पढ़ते रह जाओगे तो बाकी का सिलेबस कब पढ़ोगे, है ना। इसीलिए मैं 1-1 घंटे की सिर्फ 3 वीडियो हैं जियोग्राफी की, बस 3 घंटे में, और उसको 2x पे देखोगे तो आपके 1.5 घंटे में पूरी जियोग्राफी, मतलब 1.5 घंटे में आपकी पूरी जियोग्राफी ख़त्म हो जाने वाली है, 6 से लेकर के 8 तक। तो इससे बेटर क्या हो सकता है ना। चलो अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक जो है हमारा वो है आर्थिक गतिविधियाँ और कृषि। देखो मैं सीधी सी बात करता हूँ, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक। मैं समझा के पढ़ा रहा हूँ, मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आज इस पर लिखने वाला ज़्यादा है नहीं, क्योंकि जो टॉपिक है वो ऐसे हैं जो सिर्फ समझाने। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जैसे समझ लो
हम लोग अपनी दिनचर्या के लिए जो काम करते हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं, ठीक है। तो इसके भी पार्ट को हमने 3 पार्ट में तोड़ दिया। जैसे एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं प्राथमिक, प्राथमिक मतलब बिल्कुल स्टार्ट का काम। फिर आता है द्वितीयक, जिसमें हम लोग द्वितीयक काम करते हैं, इसके बाद वाला काम। देखो एरो बने हुए हैं, ठीक है। फिर है तृतीयक, देखो फिगर बने हैं। प्राथमिक में आपसे सीधा आता है, आपने मछली पाल ली है, मछली पालो। आपको घर में रहना है, खेती करनी है, खेती करो। ये सारे काम आ जाते हैं प्राथमिक में। आपने खेती करी, मछली पाली, ठीक है, दूध की डेयरी खोल ली, दूध देने लग गए, बेचने लग गए, तो ये सारे काम आपके प्राथमिक होते हैं, ठीक। अब इन्हीं प्राथमिक कामों को, जैसे ये काम समझ में आ गया कि देखो इन्होंने कह भी रखा है कृषि, मछली पकड़ना, और बाकी इसमें और भी कर सकते हो, डेयरी वगैरह है ना, डेयरी होती है। उसके बाद आपके और भी होता है जिसमें हम लोग फसल कर लेते हैं, ठीक है। पशुपालन, पशुपालन जिसे बोलते हैं, हॉर्डिंग करना, हॉर्डिंग ही तो बोलते हैं, नहीं हॉर्डिंग मैंने तो इकट्ठा करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया। पशुपालन को क्या बोलते हैं, मैं इंग्लिश भूल रहा हूँ उसकी, ठीक है। तो ये सारे जब काम कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है कि आपने जो गेहूँ उगाया वो गया फैक्ट्री में, अब उस गेहूँ से बन गया बिस्किट। समझो बात को, गेहूँ गया, गेहूँ से बना आटा, आटे से बना बिस्किट। अब वो बिस्किट मार्केट में बिकेगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आप प्राथमिक क्रिया में नहीं हो। मान लो आपने अपनी फैक्ट्री खोल दी, आपने उस गेहूँ का जो है बिस्किट बना दिया। अब बिस्किट महंगा बिकेगा, मतलब उस गेहूँ से ज़्यादा प्रॉफिट आपको बिस्किट में होगा। तो ये द्वितीय सेकेंडरी वर्क हो गया। इसको प्राइमरी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं। मैं इंग्लिश बोले दे रहा हूँ, आप लिख सकते हो। जिसमें इसमें लिखा है विनिर्माण, विनिर्माण को बोलते हैं उद्योग, इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आता है तीसरा क्षेत्र। तीसरे क्षेत्र दूसरे के बाद नहीं आता, ये मत समझ लेना, हालांकि होता, इसको टर्शरी बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, मैं इंग्लिश में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो टर्शरी का क्या सीन रहता है कि यहाँ से यहाँ तक लाओगे आप, आपको आटा लाना है इंडस्ट्री तक, तो इसके बीच में आपको क्या टेम्पो चाहिए होगा ना, गाड़ी चाहिए होगी, गाड़ी चाहिए होगी ना। तो जब गाड़ी चाहिए होगी तो फिर क्या है, फिर आपने क्या सोचा, जब आपको गाड़ी चाहिए होगी तो वो गाड़ी वाला जो काम है, वो परिवहन का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, व्यापार बिजनेस का काम, बैंकिंग का काम, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। सर्विस देना, मतलब सिंपल सी बात करते हैं, अगर आपसे कोई कहे कि सर्विस दे रहे हो तो आप ऐसे समझ लोगे, ठीक है। और इसमें अगर कोई बात कहे आपसे इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री समझ लेना, ठीक। इंडस्ट्री और ये सर्विस, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है दो तरीके से। कृषि के भी दो प्रकार होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। कृषि के दो प्रकार होते हैं, जो कि बहुत सिंपल सी बात है। देखो समझ लो ध्यान से, एक ही बार में समझ जाओगे। मैंने क्या किया, मेरा ये खेत था, ये खेत है, ठीक। मैंने इस पर फसल उगाई, बस इस खेत पे इतनी ही फसल हो पाई कि इसकी साल भर मैं खा पाऊँगा, बस। मैंने गेहूँ उगा लिया, बस मैंने इतना ही गेहूँ उगा पाया जो मैं अपने पूरे साल भर खा पाऊँगा। तो इसको बोलेंगे निर्वाह कृषि, कि हम अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। निर्वाह का मतलब क्या होता है, निर्वाह मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी, कि तुम सस्टेन कितना कर पा, या सस्टेन सर्वाइवल, है ना। तो निर्वाह ही कर पा रहे हैं हम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हमारा निर्वाह कृषि, ठीक, निर्वाह कृषि। अच्छा, वाणिज्यिक कृषि का होता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। अब जो एक्स्ट्रा आ गया, या हमने बिज़नेस के पर्पज़ से ही किया। कई लोग जैसे मेरे यहाँ बिज़नेस है फूलों का, ये मेरी मतलब मेरे पूरी फैमिली में ये बिज़नेस, पूरी फैमिली में नहीं, मतलब मेरी फैमिली में ये बिज़नेस है फूलों का। तो ये जो फूलों का बिज़नेस है काफ़ी ब्रॉड बिज़नेस है, अच्छा बिज़नेस है, एंड पैसा भी अच्छा खासा मिलता है। तो इस बिज़नेस में क्या होता है कि हमने फूल लगाए और वो फूल हमें सप्लाई करने हैं, ठीक, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो अब जब हमें, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया होने की प्रॉब्लम थोड़ी दिक्कत हो जाती है, हालांकि हम लोग ऑल ओवर इंडिया नहीं करते हैं, ठीक है। तो उस फूल को हमें सप्लाई करना है। तो हम लोग फूल लगाते ही इस पर्पज़ से हैं कि हम उसको बेच पाएँ। यहाँ पे निर्वाह करने से कोई लेना देना है ही नहीं। बाकी हम लोग की जो एग्रीकल्चर है उसमें निर्वाह खेती भी हम लोग की होती रहती है, ठीक। तो सबसे मज़े आज के टाइम पे उसके हैं जिसके पास अच्छी खेती हो और जो निर्वाह के साथ साथ अपनी वाणिज्यिक भी कर पाए, उसमें अच्छा खासा पैसा है, और खुद ना करे, किसी को लगा ले, ठीक है, जिन्हें हम लोग बटैया बोलते हैं, ठीक है। खैर ये लोकल लैंग्वेज की बातें हो जाती हैं। तो बाज़ार में भेजने के उद्देश्य, कि मेरा उद्देश्य ही है कि मुझे ये गेहूँ मंडी में बेचना है, ठीक है। तो ये मंडी में बेच दिए जाते हैं, धान बेच दिए जाते हैं, मक्का बेच दिया जाता है, और सरकार इनको खरीदती है। अब यहाँ से इकोनॉमी का पार्ट शुरू हो जाता है। सरकार कैसे खरीदती है, उसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम चार्जेस बोला जाता है, कुछ मैं शब्द भूल रहा हूँ, मिनिमम चार्जेस, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो उसको लेती है और वो पहले से ही फिक्स कर देती है कि भैया हम तुम्हारा आटा, सॉरी तुम्हारा गेहूँ हम इतने रुपए में खरीदेंगे। अब मान लो उस साल गेहूँ की फसल गिर गई, तो क्या होना चाहिए, गेहूं की फसल अगर गिर गई तो प्राइस बढ़ जाना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि किसानों ने, प्राइस बढ़ नहीं सकता, क्योंकि
न्यूनतम समर्थन मूल्य हो चुका है ना, कि मूल्य पहले ही दे दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, वहाँ पे ढंग से पढ़ेंगे। अब आती हैं कृषि प्रणालियाँ, जैसे ये वही चीज़ है, देखो इस पर कुछ हमें काम नहीं करना है, गहन निर्वाह की हमें भैया निर्वाह ही करना है बस, हमें अपना खाना है, चावल दाल गल्ला हमारा जो होगा भाई हम खाएंगे, जिसको बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, ठीक है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, गहन मतलब इंटेंसिव, निर्वाह मतलब सब्सिस्टेंस, कि हमें सिर्फ अपने लिए खाना है, जिसमें कहा है अधिक श्रम होता है, छोटे खेत होते हैं और चावल मुख्य फसल होती है। क्योंकि चावल क्या होता है कि गेहूं की अपेक्षा चावल खाना आसान होता है, कि चावल आपको कुछ नहीं करना है, धान आप पिरवा लोगे, सॉरी पिरवाना बता रहा हूँ, धान कुटवा लोगे, उसके बाद आप चावल जो है बढ़िया बना के खा सकते हो साल भर। दक्षिण भारत में इसीलिए चावल ज़्यादा खाया जाता है, फसल भी आप ज़्यादा ले सकते हो और कार्ब भी अच्छे मात्रा में मिल जाता है। बाकी चावल और रोटी में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, जो इंसान कहता है ना कि ये रोटी खाते हैं चावल खाते हैं, होता दोनों में कार्बोहाइड्रेट है, बस कुछ मिनरल्स का फ़र्क होता है, ठीक है। बात करते हैं स्थानांतरित कृषि की, इसी को हमें नाम दिया गया है स्लैश एंड बर्न, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कृषि एक टाइम पे बहुत फेमस थी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। ये तो मुख्य फसलें हैं, पहले हम देख लेते हैं स्थानांतरित कृषि क्या होती है। स्थानांतरित कृषि वो कृषि होती है जिसमें हम एक एरिया पे खेती करने गए, कि हमारे पास एक एरिया था, हमने इस पर खेती की, ठीक, फिर हमने इसको जला दिया, इसको जला के यहाँ पे छोड़ दिया, फिर हम दूसरे खेत पे चले गए, यहाँ पे खेती की, 4-5 साल तक हम यही करते रहे, बदलते रहे और इसको जला दिया और इसको 4-5 साल के लिए खुला छोड़ दिया। अब क्या होगा, ये मिट्टी हो गई उपजाऊ, अब ये हो गई उपजाऊ, उपजाऊ होता है इंग्लिश में फर्टाइल, ठीक है। अब ये हो गई फर्टाइल, ठीक। अब क्या होगा, फर्टाइल हो गई, फिर से आके उगाओगे, इस बार जो फसल आपको मिलेगी वो 2 गुनी या 3 गुनी मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि उपजाऊ हो गई है इसलिए। तो स्लैश एंड बर्न बढ़िया होता है, लेकिन सरकार इस पर रोक लगाती है, क्यों, क्योंकि देखो मृदा बहुत ख़राब होती है, कि तो भाई तुमने इसको 5 साल के लिए जला के छोड़ दिया, अब ये खाली पड़ी रहेगी, इसका यूज़ होगा ही नहीं, तो बहुत ख़राब होती है, इसलिए गवर्नमेंट सोचती है कि इसको रोका जाए, ठीक है। असम वगैरह में बहुत होती है, सॉरी असम बता रहा हूँ, जो जितने भी जनजाति एरिया वहाँ बहुत होती है, इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न, स्लैश बर्न को बोलते हैं कर्तन एंड दहन, कर्तन मतलब काटो और दहन मतलब जला दो। अब देखो अमेज़न और उत्तरी पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, अमेज़न में तो होती ही है, अमेज़न के घने जंगल, अब अमेज़न के घने जंगल क्या हैं और उन्हें शरीर के कौन से पार्ट की संज्ञा दी गई है, ये सब आपको क्लास 7 के एनसीईआरटी से क्वेश्चन पढ़ के बताने हैं, ठीक है। क्योंकि यही क्वेश्चन आपके मॉक्स में होंगे, मॉक्स में कोई अलग से क्वेश्चन थोड़ी ना होंगे भाई। अगर आप एनसीईआरटी का टेस्ट दो या मॉक दोगे तो वहाँ पर भी तो आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। सो अगर आप कमेंट में आंसर देते हो तो क्या होता है, देखो ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है, आप जब कमेंट में आंसर देते हो या बार बार उस चीज़ को लिखते हो, मैं पहले अभी मैंने जो एनसीईआरटीज़ पढ़ाई हैं 6th एंड 7th की, मैंने उसमें वाइट पेजेस पे पढ़ाया है, क्यों, क्योंकि बार बार लिखने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। अब इस पीडीएफ में कुछ ऐसा था नहीं तो मैंने इसको वैसे नहीं पढ़ा है, मतलब पढ़ा हुआ वैसे ही रहा हूँ, बना तो मैं यहाँ पर भी फिगर रहा हूँ सारे, बट उसमें बहुत ही फिजिकल चीज़ें थी जो मुझे पढ़ानी थी, ठीक है। अब होता है चालवासी पशुचारण, जो जितने भी गद्दी लोग होते हैं, मतलब मैं एक कैसे किसी का नाम नहीं, मतलब वो नहीं कर रहा हूँ, कास्ट शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ जैसे जो गद्दी लोग होते हैं, कास्ट होती है, बकरवाल होते हैं, गुज्जर होते हैं जम्मू कश्मीर के, तो ये लोग चालवासी पशुचारण करते हैं, मतलब अपने पशु ले लिए और टहल रहे हैं, क्योंकि भाई पहाड़ों पे किसी का कोई फिक्स खेत थोड़ी ना है, लेना है ले लो खेत, थोड़े दिनों में वो तो नवीन वलित पर्वत है, आज से 100 साल बाद वो और ज़्यादा वलित हो जाएगा तुम्हारा पहाड़ जो है पहाड़ जो तुम्हारा जो खेत है वो ऐसे के बजाय ऐसे हो जाएगा तुम्हारा खेत, तो क्या कोई फ़ायदा थोड़ी ना है उसका। तो वहाँ पे ये लोग चालवासी पशुचारण करते हैं, जैसे अपने ये ले लिए जिसको बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग, कि अपने जानवर ले लिए, अपने जानवर लेके घूम रहे हो तुम, ठीक है, मस्त अपना खिला रहे हो चरा रहे हो, ठीक है, जहाँ डेरा लगाना है वहीं पे डेरा लगा लिया, वहीं पे अपनी खेती कर ली, वहीं पे अपना जो है तंबू लगा लिया, खाया पिया अम्मा हो जगा रही, मतलब सबसे मेंटोस ज़िंदगी, मतलब अगर मैं बोलूँ इनकी मेंटोस मेंटोस ज़िंदगी, मेंटोस लाइफ, सबसे यही है कि जहाँ घूमना है घूमो। अब घूमते भी जम्मू कश्मीर में है, धरती का स्वर्ग, ठीक है। तो चारों चारे और पानी के लिए घूमते हैं पशुओं के साथ, इनके साथ भेड़ ऊँट याक रहते हैं, ठीक है। और ये वर्ल्ड वाइड होता है, मतलब ये मत समझना इंडिया में ही होता है, वर्ल्ड वाइड घूमते रहते हैं, सहारा के रेगिस्तान में घूमेंगे, अरब में घूमेंगे, घूमते रहते हैं, ठीक। अब आती हैं विश्व की प्रमुख फसलें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनमें इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे चावल है, चावल उच्च तापमान में पकता है, प्लस इसको वर्षा चाहिए होती है और पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। चीन भारत का भारत का बता रहा हूँ, चीन चावल का फर्स्ट प्रोड्यूसर है और भारत आता है सेकंड नंबर पे, सेकंड या थर्ड नंबर पे, सेकंड नंबर पे आता है, ठीक। फिर आता है गेहूँ, गेहूँ हमारा मध्यम तापमान, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं। अच्छा इसीलिए बताना चावल कौन सी फसल है, खरीफ या जायद की है, गेहूँ कौन सी है, रबी या जायद की है, तुम बताना, जायद की तो नहीं है मान लो, ये तुम्हें बताना है कि रबी की इनमें कौन है और खरीफ की कौन है, ठीक।
टेम्परेचर उसमें बताना, मैं बता देता हूँ। चलो, गेहूँ जो है, गेहूँ हमारी सर्दियों में होती है, तो ये रबी की होती है, ठीक है। और ये हमारी खरीफ की होती है। अब ये रबी और खरीफ जो है, इनके नाम ऐसे ही इंग्लिश में भी हैं, ठीक है। तो और कटाई के समय तेज़ धूप, तभी देखो ना अक्टूबर में बोई जाती है, अक्टूबर में बोई जाती है, और वही फरवरी मार्च की तरफ, मार्च की तरफ कह दूँ, या अप्रैल की स्टार्टिंग में कटता है। मेरे घर में गेहूँ तभी आता है, ठीक है, अप्रैल में कटता है। खरीफ की फसल आपकी यही अप्रैल है, अप्रैल से जून तरफ बो दी जाती है, क्योंकि इसको मानसून चाहिए होता है, तो यहाँ पे ये जून जुलाई में बोई जाती है, लगभग जुलाई में। और यही अक्टूबर से पहले काट ली जाती है, अक्टूबर दिवाली के टाइम पे कट जाती है, ठीक है। दिवाली के टाइम पे धान बिकते हैं लोगों के यहाँ, ठीक है। मिलेट मोटे अनाज होते हैं। अब देखो, मोटे अनाज में पानी कम होता है, ये बात ध्यान रखना है, इसमें H2O का लैक होता है। H2O क्या होता है? पानी का सूत्र होता है, H2O इसमें नहीं होता है। इसलिए ये कहाँ पाया जाएगा? जहाँ पानी कम होगा। पानी कहाँ कम है? राजस्थान में। तो ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं आपको राजस्थान में। और इन्होंने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ड घोषित किया। क्यों? क्योंकि मोटे अनाज में जो है प्रोटीन के मामले में, प्लस कार्बोहाइड्रेट नहीं, लेकिन हाँ प्रोटीन के मामले में मोटे अनाज अच्छे होते हैं, जिसमें चना आता है, ठीक है। इन्होंने कहा भी ये कम वर्षा वाली भूमि में हो जाते हैं और मोटे अनाज। कभी आपने गौर किया, आप चना खाओ तो सूखे सूखे, अगर आप मुट्ठी भर के चना खा लो तो क्या होता है? आपको दिक्कत होती है ना उसको निगलने में। क्यों? क्योंकि उसमें पानी है ही नहीं, उसके अंदर जो है लिक्विड पानी के नाम पे कुछ है ही नहीं, इसलिए। ओके, सो अभी आगे बात करते हैं। जो कपास है, कपास काली मिट्टी में उगता है, यही मैंने 6 के एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा था, कपास कहाँ उगता है? तो आपने कहा था कपास काली मिट्टी में उगता है। काली मिट्टी को ही हम लोग रेगुर बोलते हैं, ठीक। ये कैसे बनती है? इसकी पेरेंट रॉक, इसकी जनक शैल क्या होती है आपको पता है? मैंने अभी बताया था, इग्नियस रॉक होती है, ठीक। इसके लिए ये कंडीशन ध्यान रखना, 210 दिन पाला रहित, मतलब इस बीच में कोहरा नहीं पड़ना चाहिए। इस बीच में अगर कोहरा पड़ गया तो ये ख़राब हो जाता है तुरंत, ठीक। अच्छा, कपास की भी मैं बता दूं क्या? कपास की कुछ एक अमेरिकन होती है और एक नॉर्मल इंडियन होती है। तो दो तरीके का कपास भी होता है। अमेरिकन वाले का जो धागा है, रेशा है, वो ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक। जूट हमारी सबसे अच्छी मिलती है बांग्लादेश में, ठीक है। जूट बोला जाता है सुनहरा रेशा, वो भी है भी सुनहरा रेशा। जूट का बोरा भी होता है, हम लोग क्या बनता है, कई लोगों के घर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसे गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। जूट से रिलेटेड एक क्रांति है, उस क्रांति का नाम बताइएगा, शायद स्वर्ण क्रांति है। नहीं, स्वर्ण क्रांति नहीं है। जूट से रिलेटेड जो है आपको उसका नाम बताना है कमेंट में, ठीक। चाय एंड कॉफ़ी, मतलब टी एंड कॉफ़ी। देखो, कॉफ़ी आपको मिलेगी कर्नाटक में, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी है, ठीक। और चाय आपको मिलेगी कहाँ है जानते हो? असम में, है ना। इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, ये दो फिक्स हैं, मतलब कभी भी कहीं भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इन दोनों में घबराना नहीं है, ये तो फिक्स है। बागानी फसलें होती हैं, ढलान वाली भूमि पर होती हैं, तभी कर्नाटक में भी ढलान मिल जाती है। उधर साइड पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट पे जो वो है ना सह्याद्री, तो उनका ढलान मिल जाता है, ठीक। चलो, तो यहाँ तक चीज़ें हो गई हैं। होप यहाँ तक मस्त समझ में आ रहा होगा। जिस जिसको समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में जो है बताना यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम बात करते हैं उद्योगों का वर्गीकरण, इंडस्ट्रीज़ का, और बाकी के जो अदर टॉपिक हैं उन पर बात करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं। इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? इंडस्ट्रीज़, जैसे अभी हमने बताया था कि ये किस में आती हैं, ये हमारे सेकंड वाले पार्ट में आती हैं। इंडस्ट्रीज़ वगैरह हमारे सेकंड वाले उसमें आती है। एक ओके गाइस, सो जो ये पार्ट होता है उद्योगों का वर्गीकरण में, जब हम इंडस्ट्रीज़ को बांटते हैं, तो इंडस्ट्रीज़ हमारे सेकंड टर्म में आती है, जिसमें हमने आटे का बिस्किट बना के बेचा था, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रीज़ में था। जैसे सभी लोगों के कमेंट आते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा करो। देखो, इंग्लिश में हम समझा देते हैं, बट जो एक्चुअली में जो आपकी पीडीएफ्स हैं, जो आपको टेलीग्राम पे मिलती हैं, वो सब इंग्लिश में ही होंगी। मतलब सब नहीं होंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। देखो, टेलीग्राम पे जितनी भी आपकी पीडीएफ होती हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, ठीक है। बस आप ये मत सोचना कि मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ा रहा हूँ या इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, दोनों में होगी, क्योंकि हमने दोनों बच्चों का ध्यान रखा है, ठीक है। प्लस जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इस पीडीएफ पे अगर हिंदी थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंग्लिश में पढ़ाऊँगा नहीं, मैं इंग्लिश के टॉपिक बताता हूँ, ठीक है। तो अभी बात करते हैं। अब बात आ जाती है जैसे उद्योग की। तो उद्योग के लिए क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल, जिसे कच्चा माल बोलते हैं, ठीक है, जिसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो क्या होता है कि अब जैसे सूती वस्त्र है, जब से अब सबके लिए रॉ मटेरियल अलग होगा। जैसे अगर आप सूती वस्त्र, मतलब जो कपड़े होते हैं, ठीक है, क्लॉथ होते हैं, तो अब इनके लिए अगर आप कृषि आधारित, अब जैसे क्लॉथ शब्द हैं, ठीक है, ये सारे शब्द मैं बता दूंगा, बट समझाऊंगा तो मैं हिंदी में ही ना।
तो ये सब कृषि पे आधारित होते हैं। तो इनके लिए कच्चा माल क्या हो जाता है, जैसे कपास हो गया ना, कि अगर आपको कपड़ा बनाना है तो आप कपास से बनाओगे। अगर आपको जो है रुमाल का मान लो मैन्युफैक्चर करना है तो आप कपास से बनाओ। कपास मतलब ये, इसको बोलते हैं कॉटन, है ना। तो इससे ही करोगे ना, अदरवाइज़ और तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब अगर कोई आप मान लो एक ऐसा बिजनेस उठाते हो, एक ऐसा टेंडर उठाते हो जिसमें आप ट्रेन की पटरियाँ बनाते हो, तो आप लोहे से बनाओगे ना, है ना। सो इस चीज़ को बोलते हैं कच्चा माल, कि कच्चा माल किस फील्ड में डिफाइन हो रहा है। अगर आप मेटल से रिलेटेड काम कर रहे हो तो आपका मेटल ही आपका कच्चा माल है। अगर आप इंडस्ट्रीज से रिलेटेड काम, सॉरी, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर रहे हो तो एग्रीकल्चर से उत्पन्न होने वाली चीज़ें ही तुम्हारा क्या है, एग्रीकल्चर से उत्पन्न होने वाली चीज़ें ही तुम्हारा कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल क्या होता है, किसी भी उद्योग इंडस्ट्री में डालने जाने वाला सबसे पहला मटेरियल, या कह सकते हैं बेसिक मटेरियल जिस पे काम शुरू किया जाता है। ठीक है, अब जैसे समुद्र आधारित कोई काम है तो आप मछली और मछली के तेल, जैसे मान लो आपको ओमेगा 3 जो कैप्सूल्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करना है, ओमेगा 3 के कैप्सूल होते हैं, तो ओमेगा 3 के लिए क्या होगा, मछली चाहिए होगी ना। तो ये कैसा हो गया आपका ओशन, तो मछली आपका कच्चा माल हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, कि जब तक मछली नहीं तब तक ओमेगा 3 नहीं। वन आधारित जैसे कागज़ होता है, और ये जो आपकी मैच बॉक्स आती है, ठीक है, जो माचिस की तीली होती है जिसको हम लोग शुद्ध भाषा में दिया सलाई बोलते हैं, ठीक है, सो वो भी हमारी वन पे आधारित होती है। तो इस तरीके से हमारा रॉ मटेरियल डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद आकार मैटर करता है, कि आपका जो उद्योग है ये उसके पार्ट है, मतलब ये उद्योग से रिलेटेड घटक होते हैं। ठीक है, जैसे संसाधन के घटक थे, प्राकृतिक, आर्टिफिशियल और मानव, वैसे ही तो आकार क्या होता है कि उद्योग भी तीन तरीके के हो जाते हैं, तीन चार तरीके के हो जाते हैं। जैसे एक होता है कुटीर उद्योग, कुटीर जिसे हम लोग लघु उद्योग, जैसे आजकल एक शर्ट चलती है जिनको बोलते हैं लेनिन शर्ट। लेनिन ये वो वाला लेनिन नहीं है, लेनिन और मार्क्सवाद वाला पहुंच जाओ, वो वाला लेनिन नहीं है, इसको बोलते हैं खादी। ठीक है, ये बुनी हुई होती है, इसलिए ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है। ठीक, कॉस्टली इसीलिए होती है क्योंकि इसमें ह्यूमन लेबर जुड़ा होता है। ह्यूमन लेबर क्या होता है पता है ना, कि इंसान अगर अपने हाथ से कोई चीज़ बुन रहा है तो उसको टाइम लगेगा ज़्यादा, तो टाइम लगेगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक, जैसे टोकरी बुनना है तो टोकरी इंसान अपने आप बुनता है, हालांकि मैन्युफैक्चर ये उसमें इंडस्ट्रीज़ में भी होती हैं, बट इंडस्ट्रीज़ वाली प्लास्टिक की होंगी, बुनने वाली जो हमारी कुटीर और लघु उद्योग में आती है। इंडिया में ये माना गया है कि 69% जो रोज़गार है वो कुटीर और लघु उद्योग ने ही दे रखा है। ठीक है, ये मैंने पहले की रिपोर्ट पढ़ी थी, 2025 की है, 26 की मुझे नहीं पता, बट हाँ 69% है, तो बढ़ के 71-72 हुआ होगा या कम हुआ होगा, थोड़ा सा +-2 रख सकते हो। ठीक है, और बड़े पैमाने पे आपको देखना है तो ऑटोमोबाइल होते हैं। ठीक है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे हुंडई हो गई, है ना, ये इंडस्ट्रीज़ हो गई, जैसे हुंडई है, बजाज है, BMW है, ये सब बड़े बड़े पैमाने पे आ जाती हैं। बड़े पैमाना पैमाना मैंने पहले वाली वीडियो में बता रखा है स्केल को। ठीक है, स्वामित्व की बात कर लेते हैं। स्वामित्व का मतलब होता है ओनरशिप। आप जो आपने मान लो इंडस्ट्री लगाई है, उस इंडस्ट्री का ओनर कौन है। जैसे मैंने अभी आपको ट्रेन की बात बताई थी, ट्रेन की पटरी बनानी है आपको। ठीक है, तो अब ट्रेन की जो पटरी आपको बनानी है, आपने मान लो एक ऐसा उद्योग लगाया कि हम ट्रेन की पटरियाँ बनाएंगे। ठीक है, आपने ऐसी कंपनियाँ खोल ली। अब क्या होगा, गवर्नमेंट टेंडर निकालेगी, ठीक, और वो पटरियाँ आप बनाओगे। तो आपने जो आपका जो इंडस्ट्रीज़ है, जो इंडस्ट्रीज़ का मटेरियल है, वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। बातें समझ में, आप वो पब्लिकली नहीं बेच सकते हो कि कहीं पे ठेला लगा लिया, उस पर ट्रेन की पटरियाँ रख ली और बेचने लग गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो इसमें तरीके हो जाते हैं, जैसे होता है, जैसे बोलते हैं देखो सार्वजनिक, तो ये हो जाता है पब्लिक। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, मतलब सार्वजनिक, पब्लिक को हम लोग गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं कि हमें ये गवर्नमेंट का होता है। जैसे आप सड़क पे चलते हो, ठीक है, सड़क पे चल रहे हो तो सड़क आपकी गवर्नमेंट की होती है, उसे मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इंडस्ट्रीज नहीं होती। ठीक है, जैसे इंडस्ट्री में तो सेल आती है, सेल, अब क्वेश्चन यही बन जाएगा, सेल किस टाइप की इंडस्ट्री है, और ये क्वेश्चन सच में बनेगा, बनते हैं। ठीक है, तो सेल जो है, जैसे ये सेल है, इसको मैं थोड़ा सा हरे रंग से हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये पढ़ते ज़रूर जाना। ठीक है, और निजी, अब निजी क्या होता है, निजी मतलब होता है प्राइवेट। प्राइवेट से आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में प्राइवेट की बात करी गई है, राइट टू प्राइवेसी की बात करी गई है। तो प्राइवेट में आती है जैसे रिलायंस। रिलायंस किसकी कंपनी है, ये भी आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, संयुक्त होता है जॉइंट, जैसे मारुति है, संयुक्त किसी की मदद से खुलना। जैसे हमारी एक कंपनी थी यहाँ पे, तुम्हारी एक कंपनी थी ना, तुम्हारी चल रही थी ना मेरी चल रही थी, हमने दोनों को ज्वाइन किया, उसको चलाने की कोशिश की तो वो चल गई। जैसे मान लिया आपका सीएट की कंपनी आपकी थी, सीएट किसकी कंपनी है आपको पता है, टायर आते हैं सीएट के, मेरी मारुति थी, तो मैंने, ये असलियत में नहीं हुआ है बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैंने दोनों को कंबाइन किया, मैंने अपनी मारुति की गाड़ियों में सीएट के टायर लगा दिए सीधे, समझ में आ गया। तो ये होता है संयुक्त इंडस्ट्रीज़। ठीक, फिर है सहकारी। सहकारी मतलब होती है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव होती है सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियाँ जैसे तुमने लिज्जत पापड़ का नाम सुना है, बस ये होती हैं सहकारी समितियाँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 43 ए में बात करी, सॉरी बी में बात करी गई है। और ये अमेंडमेंट कौन सा था, संशोधन कौन सा था, आपको कमेंट में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 97 अमेंडमेंट है। ठीक है, गुड। ठीक, 1 ईयर के लिए टोटल होता है। ठीक है, तो सहकारी समितियाँ होती है, जैसे ये अमूल है, अमूल है, लिज्जत पापड़ है, ये सब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। अमूल है, लिज्जत पापड़ है। लिज्जत पापड़ की स्टार्टिंग 8 लोगों ने की थी। ठीक है, राजस्थान की बात है, राजस्थान की आई थिंक बात है,
गुजरात की बात है, मतलब इन दोनों में से कोई एक स्टेट है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। वहाँ के 8 लोगों ने लिज्जत पापड़ को स्टार्ट किया था, और वो कंपनी कोऑपरेटिव होती है कि हम लोगों ने मिलके 10-15 लोग मिले, हमने थोड़ा थोड़ा पैसा डाला। अब जैसे मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है, बट हम अगर 10 लोग मिल जाएं और 10-10 लाख अरेंज कर लें, तो एक कंपनी खोली जा सकती है ना। तो ये कोऑपरेटिव होती है, जो जैसे आपने शार्क टैंक में भी देखा है, तो लोग जाते हैं अपनी इक्विटी देते हैं जा करके, तो वो भी हमारी इसी तरीके से होती है। वो जॉइंट नहीं है, वो होती है कोऑपरेटिव, कि हमने दोनों ने मिलके कोऑपरेट किया, ठीक है। हमने, उनकी कोई कंपनी थी, हमने इनकी कंपनी में इतना शेयर ले लिया, और इनकी कंपनी को अब हम थोड़ा इतना हैंडल करेंगे, और इतना जो परसेंटेज जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का इतना परसेंट हमें मिलेगा। तो ये शार्क टैंक में आता है, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। अभी आ जाते हैं उद्योग अवस्थिति और प्रमुख केंद्र। देखो यहाँ पे जो नोट्स हैं वो आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे, फिर मैं बता रहा हूँ। तो अवस्थिति का मतलब हो जाता है लोकेशन, 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 ठीक है। और प्रमुख केंद्र, सेंटर, सेंटर, ठीक। ये कहाँ कहाँ पे लग सकते हैं, जैसे इन्होंने कहा है अवस्थिति के कारक। कारक क्या होते हैं? कारक मतलब फैक्टर, अवस्थिति के नहीं, लोकेशन, इसको बोल इंग्लिश में बोलेंगे फैक्टर ऑफ लोकेशन। पीडीएफ जो मिलेगी उसमें फिर से इंग्लिश होगी, ठीक है। फैक्टर ऑफ लोकेशन, फैक्टर ऑफ लोकेशन, और ये होता है अवस्थिति के कारक, ये भी वही है, ठीक है। फैक्टर ऑफ लोकेशन, FOL लिख रहा हूँ मैं सीधे, ठीक है। इंग्लिश में यही फायदा होता है, ठीक है। अब अवस्थिति के कारक क्या क्या हो सकते हैं, तुम खुद इमेजिन करो। अगर आपको कहीं पे एक इंडस्ट्री लगानी है, तो आप कैसे लगाओगे? आप इंडस्ट्री कैसे लगाओगे? वहाँ पे देखोगे कि कच्चा माल है कि नहीं है। मान लो आपके कपड़े की इंडस्ट्री है, तो आप देखोगे कि पास में कपास हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि कपास हो रहा है, अगर कपास हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ पे आप नहीं लगाओगे। फिर आप भूमि देखोगे कि आसपास ज़मीन है या नहीं है। ज़मीन ही नहीं है, हवा में मतलब जो है साइड में लगा दी इंडस्ट्री, तो उसका कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। अब जैसे मान लो आपका इस्पात संयंत्र है, तो इस्पात में बहुत पानी चाहिए होता है, तो आपके पास नदी यदि है कि नहीं है। इसीलिए डलही में जो एरिया है, जिसको बोलते हैं हम लोग उधर साइड, कौन सा है, गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद NCR वाला एरिया जितना भी है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं। वहाँ पे यमुना, यमुना जो रिवर है उसको जो है वहाँ पे ले डाला है, बिल्कुल, ठीक है। श्रम, श्रम वहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब जैसे बिहार के लोग गुजरात में जाकर के काम करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि गुजरात में इंडस्ट्रीज़ हैं, और उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए श्रम कहाँ से आ रहा है? बिहार से। श्रम मतलब होता है लेबर, ठीक है। श्रम को इंग्लिश में बोलते हैं लेबर। पूंजी को बोलते हैं कैपिटल, ठीक। मैं मतलब एक सिंपल वर्ड में, रुको मैं तुम्हें दिखा देता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। और ये होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, कि ऐसा ना हो कि हमने अरुणाचल प्रदेश में जाकर के इंडस्ट्री खोली और वहाँ से एक ट्रक को यहाँ लाने में ही दिक्कत हो रही है। और यही कारण है कि जब आप असम में जाके रहो और असम में जाके पानी खरीदो, आपको 10 रुपये की बॉटल 20 रुपये की मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वहाँ पे सप्लाई नहीं है ना, परिवहन अच्छा नहीं है। जब पहाड़ है वहाँ पे, तो सप्लाई कैसे हो जाएगी, है ना। तो ये फैक्टर है, और यही फैक्टर इधर भी लिखे हुए हैं, सेम टू सेम आप देख सकते हो, ठीक। तो अब आप समझ गए होगे कि मैं क्या बता रहा था। 1 मिनट, ठीक। तो आप समझ गए होगे, सबसे पहले आपको चाहिए होता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आपको चाहिए होगा, ठीक है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, ठीक है। इतनी इंग्लिश तो अब आ ही जाती है, ठीक है। लैंड चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगा, लैंड और लेबर एक ही बार में याद कर लो, दोनों लेबर से, ठीक है। लैंड, लेबर, वाटर, वाटर मत लिखो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि कुछ उद्योग ऐसे भी लग जाते हैं जिनमें वाटर की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, प्लस आपको चाहिए होगा कैपिटल, कैपिटल, ये मैंने इंग्लिश भी लिख दी है इधर, ठीक है। कैपिटल तो वो अमाउंट होता है ना जिससे हमने कोई इंडस्ट्री शुरू की है। देखो कैपिटल रिवेन्यू नहीं होता है, कैपिटल वो अमाउंट होता है जिससे हम लोग इंडस्ट्रियाँ शुरू करते हैं, कि हम इतना पैसा लगाएंगे, ठीक है। अब देखो इन्होंने 2 उद्योगों के बारे में डिस्कस किया भी है, NCERT में 2 उद्योग के बारे में किया गया है। इन्होंने कहा लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात क्या होता है? आयरन, ठीक है। आयरन एंड स्टील। स्टील आपको पता है, स्टील के पाइप होते हैं हम लोग के घर में, पाइप यूज़ किए जाते हैं स्टील के, ठीक। और आयरन से मैंने बताया था ना, आयरन से बनते, मतलब कच्चे, ये कच्चा आयरन जो होता है लोहा, जिसको रॉ आयरन बोलते हैं, उससे बनता है। भारत में जैसे जमशेदपुर है, हाईलाइट ये है पहले से, तो इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं कुछ अलग कर देता हूँ 1 मिनट, क्योंकि जब हाईलाइट होता है तो वो अलग से समझ में आता है। तो ये जो जमशेद है, जैसे ये जमशेदपुर है, ठीक। तो जमशेदपुर कहाँ है? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये टिस्को की फुल फॉर्म है। और ये विश्व में पिट्सबर्ग है, पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग का कोयला बहुत फेमस है, ठीक। तो अमेरिका में इस्पात राजधानी है, ठीक है। अभी क्या होता है, कोयला तो मान लो पिट्सबर्ग में होता ही है। अब देखो पिट्सबर्ग में कोयला होता है, इसीलिए वहाँ पे इंडस्ट्री लग पाई, क्यों? क्योंकि कच्चा माल चाहिए। भाई इसमें क्या है, जैसे बात तो ये आती है ना कि कच्चा माल अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर भाई तुम क्या कर लोगे, ठीक। अब जैसे अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, लौह इस्पात है, तो लौह इस्पात के लिए कच्चा माल क्या होगा? भाई लौह इस्पात के लिए पहले तो यहीं पे देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा। पहले तो तुम्हें आयरन चाहिए होगा, है ना, आयरन चाहिए होगा, कैपिटल चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगा, ठीक है, वाटर चाहिए होगा, लैंड चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सारे कच्चे माल हो गए, कि अगर इनमें से कुछ नहीं है आपके पास तो आप थोड़ी ना कर पाओ। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे पेन टैब चाहिए, लैपटॉप चाहिए, ऑडियो के लिए माइक चाहिए,
हालांकि मैं तो गेमिंग हेडफोन यूज़ करता हूँ। अगर ये सब नहीं है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये तो बेसिक नीड होती है ना। तो जैसे जमशेदपुर कहाँ है आपको पता है, सुवर्ण रेखा नदी पे। सुवर्ण रेखा नदी कहाँ बहती है, ये आपका भारत है। दिमाग लगाया करो तुरंत, दिमाग जैसे चीज़ें होती है ना, ये क्लिक हो जानी चाहिए तुरंत। यहाँ पे दामोदर के नीचे सुवर्ण रेखा बहती है, दामोदर सुवर्ण रेखा। और फिर नीचे तुम्हारी और आती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। फिर और भी है बीच बीच में, उनको मैंने याद रखना। ये है हमारी सुवर्ण रेखा, यही नदी पे हमारा ये लगा हुआ है टिस्को, ठीक। फिर इन्होंने पिट्सबर्ग, हमारा इंडिया अमेरिका में, अब अमेरिका का क्या मैं मैप बनाऊँ, अमेरिका में आप जानते हो यूएसए के नीचे कनाडा वाला पार्ट है, कनाडा के नीचे यूएसए वाला पार्ट है, वहाँ पे पिट्सबर्ग है, ठीक है। पिट्सबर्ग मिल जाएंगे, और भी बहुत से जो है वो तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं सूती वस्त्र उद्योग पे। सूती वस्त्र उद्योग देखो, अहमदाबाद, अहमदाबाद मैनचेस्टर है, जिसको बोलते भी है मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, ठीक। साबरमती नदी, साबरमती नदी यहाँ पे है, देखो ये है साबरमती नदी, यहाँ पे है अहमदाबाद का, ये भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। अहमदाबाद है, सूरत डायमंड के लिए है, ठीक है। तो अहमदाबाद बहुत फेमस है कपड़ों के लिए, बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए, ठीक है। और ओसाका है जापान में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, जापान का मैन्युफैक्चर। क्वेश्चन बन सकता है ओसाका से, ध्यान रखना। और इससे अहमदाबाद और जमशेदपुर तो आपको याद ही रखने हैं, इसके अलावा भी याद कर सकते हो। टिस्को है, एल्यूमिनियम के लिए बाल्को है, टाल्को है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बस इंडस्ट्रीज़ में इतना ही हमें पढ़ना है। हम जान गए, देखो इंडस्ट्री में दो ही चीज़ें पढ़नी है। एक तो हमें ध्यान रखना है फैक्टर ऑफ लोकेशन, जो कि मैंने आपको बता दी है, 6 होते हैं लगभग, 6 इधर ही लिख दिए हैं, इसमें मैंने जल को नहीं ऐड किया, ठीक है। और फिर इन दोनों के बारे में बात करनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। मानव संसाधन सबसे बड़ा संसाधन, भाई मैंने आपसे पहले ही स्टार्टिंग में सबसे पहले PDF में आपसे यही कहा था कि ह्यूमन भी, ये लिखा है देखो, ह्यूमन भी अपने आप में एक संसाधन है, ये चीज़ मैंने बताई थी। जहाँ जहाँ पे मैं स्टार बना दूँ उसको पढ़ लिया करो, ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक। तो मानव संसाधन सबसे बड़ा संसाधन है। तो मानव संसाधन सबसे बड़ा संसाधन क्यों है, मैंने आपको बताया था। देखो लोग अपने कौशल, यही चीज़ तो मैंने बताई थी कि जैसे आपने कुछ सीख लिया, मान लो आपने कंप्यूटर सीख लिया, कंप्यूटर सीख लिया, या छोड़ो अब मैं कंप्यूटर नहीं बोलूँगा, मैं कुछ और बोलूँगा। जैसे मान लो आपने कुछ बढ़िया काम सीख लिया, जैसे आपने टाइपिंग सीख ली, ठीक है। अभी चलो ये आएगा मज़ा, आपने टाइपिंग सीखी, आपको टाइपिंग आ गई, ये क्या है, ये आपकी स्किल है कि नहीं, ये आपकी स्किल है, ठीक। अब किसी कंपनी में या किसी बैंक में टाइपिंग के लिए काम था, आप वहाँ पे जाकर के काम करने लग गए, ठीक। वो काम आपने संभाला, तो वो काम आपने संभाला, उसके बदले आपको मिलेगा क्या, मनी, पैसा मिलेगा। अब उस मनी से क्या होगा, आप अपना यूज़ कर सकते हो। सो क्या हुआ, आपकी इस स्किल ने, अब कह तो सकते हो कि आपकी जो स्किल है, कुशलता है जो आपके काम की, कार्य कौशल है, यही जो है हमारा संसाधन है। लेकिन कार्य कौशल संसाधन थोड़ी ना है, ह्यूमन संसाधन है। और इसमें एक मैंने बहुत पहले बहुत एक कोट लिखा था कि ह्यूमन इज़ अ बेस्ट रिसोर्स इफ़ मैंने इंग्लिश में, मतलब हिंदी में बता देता हूँ, ह्यूमन सबसे अच्छा संसाधन है अगर वो फ्री है। अगर वो एडिक्टेड है किसी चीज़ में तो फिर वो सबसे बड़ा संसाधन नहीं है, तो फिर वो सबसे बड़ा टूल हो गया किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करने के लिए, ठीक है। खैर वो समझने वाली बात नहीं है, थोड़ा फिलोसॉफिकल वे में जाता है, बट यहाँ तक हमें समझ जाना चाहिए, ठीक है। टाइपिंग, और टाइपिंग अगर आपको आती है तो आपको पैसा कमा सकते हो। तो कहाँ से कमाया, स्किल से। स्किल कहाँ से सीखी, अपने दिमाग से, अगर आपका दिमाग अच्छा है, ठीक। तभी एक देश की तरक्की तब हो सकती है जब वहाँ के लोगों का, यूथ का दिमाग अच्छा हो। बट तभी जब भी मतलब किसी देश पे अटैक करना हो तो वहाँ का यूथ खराब कर दो, ठीक है। तो इन्होंने कहा है अपने कौशल से, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, कौशल विकास केंद्र चलाती है, कौशल विकास केंद्र, कौशल विकास केंद्र, ठीक। कौशल विकास केंद्र, अगर ये ना हो तो क्या होगा, तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि कौशल विकास केंद्र में क्या होता है, आपको टाइपिंग सिखाई जाती है, और जो कंप्यूटर की बेसिक बेसिक डिग्रीज है, मतलब सॉरी जो चीज़ें हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये PDF बनाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, AI टूल, बहुत सी चीज़ें ज़रूरत होती है, तो वो सब मैंने सीखी हैं, अपने आप सीखी हैं, यूट्यूब से सीखी हैं। बाकी मैंने कोर्सेज वगैरह ले रखे थे, पहले पढ़ा था, तो वहाँ से चीज़ें पता है ना। तो ज्ञान से प्रकृति को संसाधन बनाते हैं, ठीक है। अपने कौशल और ज्ञान से प्रकृति को संसाधन बनाते हैं, ठीक। कि क्या होगा, जैसे मैं आपको इतना बड़ा लोहे, जैसे मैंने अभी पहले कहा था, ये लोहे का टुकड़ा मैं आपको दे दूँ, अब आपको पता ही नहीं है इसका यूज़ कैसे करना है ना। तो आप इसका क्या करोगे, कुछ नहीं, आपके लिए तो कूड़ा है, ठीक है। बट वही कोई इंसान है जिसके पास थोड़ा सा दिमाग है, वो इस लोहे के टुकड़े को थोड़ा डिज़ाइन देगा, और लोहे के टुकड़े से कोई मेज का आकार बना देगा, या चेयर बना देगा, या कुछ भी बना देगा। सो अब आप सोचो कि उस इंसान के लिए, अब ये लोहा तो लोहा ही था, अब उस इंसान के लिए ये रिसोर्स हो गया, क्यों, क्योंकि उसका दिमाग अच्छा था, ठीक। इन्होंने कहा है विश्व की 90% आबादी और केवल 30% भूमि पर रहती है, समझ पाए इस बात को, ये एक दूसरा डाटा है, ठीक है, बिल्कुल अलग डाटा है। विश्व की 90% आबादी, जो पूरे ये जो मैप इसीलिए बना हुआ है यहाँ पे, कि जो 90% आबादी है वो 30% मैप पे रहती है। मैं फिगर बना के इस पर हाईलाइट भी करके दिखा देता हूँ कहाँ पे रहती है। मतलब मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाकायदा एक एक चीज़ आपको बना दे दूँगा, ठीक है। ये रही आबादी, ये था जो चाइना वाला एरिया है, ठीक। और ये इधर जो इंडिया वाला एरिया है, ये है 90% आबादी पूरे विश्व की, ठीक।
90 नहीं बोलूँगा, ये लगभग 70% होगी, थोड़ा सा ऊपर का इधर का और मिला हो, ठीक है। ये इतनी है ये 90% आबादी, और ये रहती है 30% एरिया पे। 90% आबादी 30% एरिया पे, ठीक। यही कारण है कि रिसोर्सेज पे दबाव पड़ता है। जैसे अब खेती के लिए तो इतनी जगह है किसी घर में, और वहाँ घर में 5 बच्चे पैदा हो गए, तो अब उन 5 बच्चों को खिलाने के लिए उतने में ही बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो दिक्कतें होंगी ना। तो यही देश के साथ होता है। जब से इन्होंने कहा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब जनसंख्या वितरण क्या होता है अभी मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, कौशल को स्किल बोलते हैं, ज्ञान को नॉलेज बोलते हैं, और 90% आबादी और 30% भूमि पर रहती है, ठीक है, ये तो पता ही है। पीडीएफ आपको इंग्लिश में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने कहा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण इसको बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण को आप समझ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली मैं आपकी कमेंट पढ़ रहा था, आप सबने इंग्लिश की डिमांड की थी, बट प्रॉब्लम ये हो गई थी कि पीपीटी पहले बन चुकी थी, तो अभी दोबारा से उस पर वो करना और उसमें दोबारा से डाटा ढूंढना, उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए अब जो आने वाली पीडीएफ होंगी उनमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हिंदी इंग्लिश को एक साथ डाल दें, तो एक ही पीडीएफ में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों हो जाए। ऐसे आपका अलग अलग है, बल्कि हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको इंग्लिश वालों को भी दिक्कत ना हो, मीडियम कभी भी आपकी सफलता का जो है बाधा ना बने, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। अरे डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जनसंख्या इतनी तितर बितर क्यों है, कि यहाँ पे जनसंख्या कम रहती है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रहती है ना। तो ये क्यों है, इसके लिए पूछते हैं। तो इन्होंने कहा है एक तो दशाएं होती हैं फिजिकल, भौगोलिक, मैंने आपको बताया था भौगोलिक बोलते हैं फिजिकल, फिजिकल, ठीक। और दूसरा होता है सामाजिक आर्थिक, ठीक। ये हमारा बोला जाता है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल, ठीक, इकोनॉमिकल एंड सोशल। अब लोग क्यों, तुम सिंपल वर्ड में आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? या तो ऐसा होगा कि वहाँ पे रहने लायक जगह नहीं होगी। जैसे मैदानों में लोग क्यों रहते हैं, मैंने 6 के एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से बताया, मैदानों में लोग क्यों रहते हैं, क्योंकि मैदानों में उपजाऊ ज़मीन है, ये ज़मीन है, ठीक है, ये उपजाऊ है, तो जब उपजाऊ है तो इस पर खाने को ज़्यादा मिलेगा, तो लोग यहाँ रह जाएंगे ज़्यादा। पठारों पे लोग कम रहते हैं, पानी की भी किल्लत है, ये भी मैंने पहले एनसीईआरटी में बताया है, ठीक। मैदानों में अधिक लोग रहते हैं। जलवायु मृदा अच्छी है वहाँ की, जलवायु, जलवायु मतलब क्लाइमेट, ठीक है, यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, ठीक। मृदा यहाँ की, सॉइल अच्छी है, यहाँ का पानी अच्छा है, इसलिए लोग रह रहे हैं। बट नॉर्मल उस पर नहीं रहेंगे, ठीक है, जहाँ पे ये चीज़ अच्छी नहीं होगी वहाँ लोग नहीं रहेंगे। हर इंसान अपनी अच्छी कंडीशन के लिए भागता है ना। सामाजिक आर्थिक ऐसे हो जाता है जैसे कहीं पे उद्योग लग गया, जैसे मैंने अभी अब गुजरात वाला एग्जांपल दिया था, कहीं गुजरात है, ठीक है, गुजरात में इंडस्ट्री लगी हुई है। अब गुजरात में इंडस्ट्री अगर लगी हुई है तो क्या होगा, बिहार से लोग भाग के आएंगे, क्यों आएंगे भाई, बिहार से भाग के क्यों आएंगे, क्योंकि गुजरात में इंडस्ट्रीज़ हैं और उनको क्या है, जैसे उदाहरण ओसाका है जापान का, है ना, मुंबई है भारत का, मुंबई लोग क्यों जाते हैं, भले वहाँ स्लम में रहने को मिले, बट मुंबई क्यों जाना है, क्योंकि वहाँ हीरो बनना है, विलन भी नहीं बनना है, एक्टर भी नहीं बनना है, वहाँ हीरो बनना है, इसलिए हीरो बनने के लिए जाते हैं, ठीक है। वहाँ ट्रेन में लगभग ये मान लो डेली हज़ारों लोग उतरते हैं, ऑडिशन देते हैं, ठीक। बाकी स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए, कि हमें यहाँ का स्कूल अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे मेरी भी खुद की ये इच्छा थी कि मैं फ़ॉरेन से पढूँ, मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ना चाहता हूँ, और मैं आने का मतलब मैं काम भी कर रहा हूँ उस पर। तो मैंने एग्ज़ाम वगैरह भी दिए हैं, आईलेट और टॉफिल मैंने क्वालिफाई भी किया। सो वहाँ से मेरा मन है कि मैं जो है फ़ॉरेन पढूँ। तो अब मैं जब फ़ॉरेन निकल जाऊँगा, मान लो मैं यूएसए या कनाडा निकल गया, सो क्या होगा, हालांकि यूएसए तो मेरा ड्रीम नहीं है, मैं जर्मनी वगैरह जाना चाहता हूँ। तो जर्मनी में अगर जो वहाँ की जो जर्मनी की जो क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी है, जर्मनी यूनिवर्सिटी, सो उसमें मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो अब मैं वहाँ निकल गया मान लो, तो क्या होगा यहाँ, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैं अपनी एजुकेशन के लिए जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बिखर गया। तो जहाँ पे ऐसे समझ लो, जहाँ पे सोर्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहती है, ये तो कॉमन सी बात है ना। अब दिल्ली है, दिल्ली में सोर्स ज़्यादा है, तो दिल्ली में ज़्यादा जनसंख्या है, बहुत जनसंख्या है, लोग बिल्डिंगों के एक के ऊपर एक रहते हैं, है ना। तो स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, अगर आप किसी रूरल या अर्बन एरिया में आते हो, वो अर्बन बता रहा हूँ मैं, अर्बन रूरल एरिया में आते हो और टाउन में रहते हो, तो आप जब रूरल भी नहीं बोलूँगा, टाउन में, अगर आप टाउन में रह रहे हो तो आपको जैसे कोई किसी भी फैमिली मेम्बर को परेशानी हुई तो आप दूसरे शहर में लेके भागते हो, है ना। तो वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं वहाँ पे। अब यहीं पे कहा गया है जनसंख्या परिवर्तन, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन डायनामिक्स, कि जनसंख्या में चीज़ें कैसे बदलती हैं, ठीक। जन्म दर क्या होता है, जन्म दर, देखो जहाँ पर भी दर शब्द आए तो समझ जाना वहाँ पे भाग किया जा रहा है। मतलब जन्म दर होता है पैदा हुए बच्चे, मैं अभी ये लिखूँगा नहीं, मैं आप समझो, जिनको बोलते हैं सिंपल वर्ड में पैदा हुए बच्चे, इसको इंग्लिश में मैं लिख दूँगा, ठीक है, जिनका बर्थ हुआ है, ठीक, उसमें से जो जीवित बचे हैं, मतलब जिनको बोलते हैं लिव्ड बर्थ, जिनका बर्थ हुआ है बचे हैं। और नीचे मैं बोल देता हूँ टोटल बर्थ, ठीक। ये परसेंटेज निकाला जाता है इंटू 100, कि मान लो 1000 बच्चों पे, ये बोला जाता है 1000 बच्चों पे कितने बच्चे जीवित बचे हैं, इन्हें जन्म दर बोलते हैं। मृत्यु दर क्या होता है, 1000 लोगों में कितने लोग मरे हैं, 1000 लोगों में, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1000 में
कितने मरे हैं, ठीक। इन सिंपल वर्ड या फॉर्मूला अगर लिखा जाए तो बोले जाते हैं 1000 के ऊपर कितनी डेथ हुई है, ठीक। ये हमारा मृत्यु दर होता है। फिर बोला जाता है प्राकृतिक वृद्धि दर। वृद्धि दर कैसे हुआ कि किसी भी देश की, जैसे ये एरिया है, ठीक है, ये ग्राफ है, मान लो कहीं की जन्म दर थी, सॉरी ग्राफ से नहीं समझाऊंगा, ग्राफ से नहीं समझ पाओगे। कि जन्म दर क्या होता है कि कितने लोग पैदा हुए। मान लो किसी जगह पे नए बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो हैं 900, लेकिन जितने देर में ये 900 पैदा हुए उतनी देर में 700 लोग मर गए। तो वृद्धि की दर कितनी हो गई, वृद्धि दर कितनी हो गई, 200 हो गई। तो वहाँ पे 200 लोग बढ़े हैं, ठीक। और ये सब निगेटिव कब हो जाती है, जब मृत्यु दर जन्म दर से ज़्यादा हो जाती है। इन सिंपल वर्ड जो डीआर होता है, ये नॉर्मल कंडीशन कब चलती है, जब बर्थ रेट, दो चीज़ें चलती है ना, एक होता है जब बर्थ रेट ज़्यादा होती है डेथ रेट से, ठीक। तो क्या होता है, तो सब कुछ नॉर्मल पॉजिटिव चलता है कि ठीक है बच्चे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब डेथ रेट ज़्यादा हो जाती है बर्थ रेट से, तो क्या होता है, जनसंख्या निगेटिव चली जाती है कि जितने पैदा नहीं हो पाए उससे ज़्यादा तो मर गए, ये चीज़ हो जाती है, ठीक। तो नागालैंड की जो बात आती है वहाँ पे निगेटिव है 0.4, ध्यान रखना ये करंट का टॉपिक है, 0.4 है नागालैंड की, नागालैंड की, ठीक। वृद्धि दर जो है वो निगेटिव है, 0.4% है लगभग, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं प्रवास। प्रवास का मतलब होता है माइग्रेशन, इसी को हम लोग मिटिगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। मिटिगेट नहीं बोलते, मिटिगेशन अलग चीज़ होती है। माइग्रेशन, माइग्रेट मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। इन्होंने कहा है आप्रवास, इसको बोलते हैं इमिग्रेशन। आप्रवास का मतलब क्या हुआ, आपके बाहर जब कोई खड़ा होगा आप कहोगे आजा 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 आजा, तो आजा मतलब आ जाओ। जब लोग नए देश में आते हैं, इसको हिंदी वाले ऐसे याद रख सकते हैं, आप्रवास आते हैं, आ से आप्रवास, आ से आते हैं। उत्प्रवास, उत्प्रवास को जब आ से आते हो गया तो उत्प्रवास मतलब जाना हो गया। उत मतलब जब भी हम लोग कहते हैं हुट हट हट, तो उत करके हम लोग उसको भगा देते हैं, तो वो चला जाता है, छोड़ के चला जाता है। इसको ऐसे ही याद कर पाओगे वरना भटक जाओगे, ठीक। आप्रवास में क्या होता है, मतलब ये एरिया था, ठीक है, बहुत से लोग यहाँ आके बस गए, वही दिल्ली वाला हाल, ठीक है, बहुत से लोग आके यहाँ बस गए। तो क्या होगा, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कैसी हो जाएगी, पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, है ना। और वही चीज़ यहाँ पे मान लो उत्प्रवास हो गया कि यहीं के लोग, ये उत्प्रवास में कंडीशन, ये पॉपुलेशन में बना देता हूँ चित्र, ठीक। उत्प्रवास में क्या हुआ, ये जगह थी, यहाँ से लोग निकल के बाहर जाने लगे कि अरे भैया यहाँ नहीं रहेंगे, बड़ी दिक्कत है भैया, ट्रेनें भी नहीं चलती हैं। अरुणाचल प्रदेश का हाल जैसे समझ लो, भैया यहाँ तो रह ही नहीं सकते, तो इसको उत्प्रवास बोलते हैं, ठीक। कॉन्सेप्ट छोटे से बस समझ ले, याद करना ज़रूरी होता है। जैसे अब ये जो आप्रवास उत्प्रवास था, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है ना कभी कभार, या इमिग्रेशन और एमिग्रेशन में। इमिग्रेशन मतलब आ रहा है, एमिग्रेशन मतलब जा रहा है, ठीक। चलो आता है लास्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक, जनसंख्या का पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड, पॉपुलेशन का पिरामिड क्या होता है, ऐसे समझ लो, जो पॉपुलेशन के ग्राफ बनाए जाते हैं। पहले तो ग्राफ समझ लो बनाए कैसे जाते हैं। ग्राफ बनाने का तरीका ये होता है, जैसे ये आपका ग्राफ आपने पढ़ा होगा, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। एक्सिस को एच बोलते हैं, ठीक है। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ताकि हिंदी इंग्लिश वाले किसी का नुकसान ना हो, ठीक। हम मान लेते हैं कि यहाँ तक की जो मैं डेप्थ माप रहा हूँ ये बच्चों की है, इसके बाद ये जवान लोगों की है, बूढ़े लोगों की है, उसके बाद ये उस एज के लोगों की है, और ये बूढ़े लोगों की है, ठीक। ये मैंने 3 भागों में बांट दिया, ये बच्चे हैं, ये जवान हैं, और ये बूढ़े हैं। मैंने देखा कि जवान लोग ऐसे इस एज में है, इस एज में है, मतलब 50 वाला जवान, सॉरी ये 25 वाले जवान इतने ज़्यादा हैं, 29 वाले इतने हैं, 29 वाले इतने हैं। ये यहाँ पे मैं नंबर ले लूँगा, ठीक। और यहाँ पे मैं ले लूँगा बच्चे कितने हैं, ठीक। यहाँ पे मैं ले लूँगा बूढ़े कितने हैं। तो अब ये बन गया पिरामिड, इस तरीके से पिरामिड बन जाता है। तो पिरामिड क्या है, केन्या में जैसे चौड़ा आधार, चौड़ा आधार होने का मतलब होता है कि यहाँ पे बच्चे, चाइल्ड ज़्यादा हैं यहाँ, ठीक। चाइल्ड ज़्यादा क्यों है, क्योंकि पैदा ज़्यादा हो रहे हैं। तो पैदा ज़्यादा हो रहे हैं मतलब यहाँ का बर्थ रेट, अब देखो जन्म दर को मैं BR लिखूँगा कि चाइल्ड ज़्यादा, चाइल्ड से ज़्यादा क्या है कि यहाँ पे बर्थ रेट, मैं को सही से लिखता हूँ। तो केन्या में क्या हो जाएगा कि यहाँ का जो बर्थ रेट है, चाइल्ड अगर ज़्यादा है यहाँ, तो यहाँ का जो बर्थ रेट है वो बढ़ गया है ना। बर्थ रेट ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, अशिक्षा है, लोगों में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। तभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती हैं कि जिस घर में 3 बच्चे होंगे उनमें से तीसरे बच्चे को जो है हम वो वरीयता नहीं देंगे, गवर्नमेंट वाली। क्यों आती हैं वो, तब आती है, लेकिन वो तब कैसे पता करी गई, वो ऐसे पता करी गई ना कि अगर आपको, जैसे यही चीज़ होती है ना, लोग कहते हैं कि अगर हमने ग्राफ नहीं पढ़ना आता है और फिर भी हम एग्ज़ाम निकाल लेते हैं और हम गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं। आप बेशक चले जाओगे, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है आप काम नहीं कर पाओगे ना। इसलिए तो बर्थ रेट इस चीज़ से पता चलता है, ठीक है। अब उच्च मृत्यु दर, जब उच्च मृत्यु दर होगी कि ऊपर के लोगों को देखो, बूढ़े लोग ज़्यादा हो ही नहीं पा रहे हैं, मर भी जा रहे हैं पट से, ठीक है। यहाँ पैदा हुए, यहाँ तक आके ख़त्म, खेल ख़त्म उनका, तो बस इतने में ये भी ख़त्म हो जाता है। ये केन्या का है। केन्या कहाँ है आपको बताना है कमेंट में।
कल मैंने मैप ऐप सब बनवा दिया, ठीक है। भारत क्या है, भारत में क्या है, चौड़ा आधार, चौड़ा आधार प्लस मोटा मध्य भाग। मध्य भाग ये वाला बोला जाता है जवान लोगों के लिए, जिसको बोलते हैं कार्यशील, ये लिखा हुआ है कार्यशील वर्ग। कार्यशील वर्ग ऐसा वर्ग बोला जाता है बेटा, कार्यशील वर्ग, ये देखो मैं वाइट कलर से कर रहा हूँ, कार्यशील आयु वर्ग। कार्यशील आयु वर्ग होता है ये 15 से 66। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में रख दिया, और एग्ज़ाम में कभी कभार ये भी रख देते हैं 18 से 60 रख दिया, तो कौन सा टिक लगाओगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम 15 से 64 ही लगाएंगे, ठीक। मतलब 16 साल का जब बच्चा होता है तो वो काम कर सकता है, ये बात तो सही है, ठीक है। मैं जब 16 साल का था मैंने काम करना शुरू कर दिया था, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, होम ट्यूशन वगैरह सब कुछ, ठीक है। सो ये सब आप पढ़ा सकते हो, ठीक। और पढ़ाना शुरू कर दिया था, प्लस अदर काम शुरू कर दिए थे, जैसे फ्रीलांसिंग शुरू कर दी थी, और उसके अलावा दोस्तों के साथ ग्रुप में मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता रहता था, तो वो करता था। बाकी मतलब अब वो फिर कभी और, मेरी जो लाइफ है वो बात की बात है, बट यहाँ तक कार्यशील आयु वर्ग था, ठीक है। कार्यशील आयु वर्ग 15 से 64 होता है, ये ध्यान रखना। तो भारत का ये भाग चौड़ा है, क्यों, क्योंकि ये कार्यशील है, ये देखो बना भी है फिगर, मुझे बनाने की जरूरत नहीं। ऊपर के ये बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोग कहते हैं या वृद्ध बोलना चाहिए, वयस्क, वयस्क हैं, ठीक, वयस्क। तो ये मरने वाले हैं, मतलब सिंपल वर्ड ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या बोलूँ, अब डेथ रेट लिखा हुआ है, मृत्यु, तो की मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पे ये बच्चे हैं, अब देखो नीचे सकरा है, मतलब बच्चे उतने जन्म नहीं ले पा रहे हैं। अब यहाँ से पॉलिसी बनती है कि कहीं ना कहीं लोगों का एबॉर्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं से लोगों को पता चल रहा है कि गर्भ में क्या है, शिशु कैसा है, मेल है या फीमेल है, ये लोगों को पता चल रहा है, तभी वो लोग एबॉर्शन करा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं यहाँ से, ठीक। तो ये पॉलिसीज़ बनती हैं यहाँ से। जापान में है जैसे सकरा आधार, जापान का सबसे बढ़िया है, क्यों, बर्थ रेट इनकी कंट्रोल है, बर्थ रेट पे इनका बहुत अच्छा कंट्रोल है, और इनके पास जो जनसंख्या है वो कैसी है, ये सब कार्यशील जनसंख्या है, ठीक। सब कार्यशील अच्छी जनसंख्या है। तो क्या होता है कार्यशील जनसंख्या में, भाई अब कार्यशील है, दिमाग अच्छा है, पढ़े लिखे हैं, तो इनोवेशन में अच्छा काम कर देते हैं। भाई इनकी साइंस देख लो, जापान की टेक्नोलॉजी देख लो, अच्छी है। भाई वेस्ट लेत लगभग एक टाइम पे आके लगभग सबका ही सकरा हो जाता है, ठीक। तो इतना तो हमें बस इस चैप्टर से पढ़ना है, इस पर एनसीईआरटी से पढ़ना है। 8th की जो एनसीईआरटी है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी 7th की है, मतलब मैं ये खुद बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ कि इसमें संसाधन है, बाकी कोई टॉपिक नहीं है। 7th की एनसीईआरटी जिसने जिसने नहीं पढ़ी है वीडियो ज़रूर देख लेना, तुम 6th और 8th भले मत देखो, बट 7 जरूर देख लेना, ठीक है। ये जो एनोनेट वाली PDF है ये आपको मिल जाएगी, और इसका जो इंग्लिश वाला वर्जन है वो भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मोस्टली वीडियोज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। हालांकि इस बार ये हिंदी में लिखा हुआ था, अब जो PPT आएंगी उनमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और नोट्स के लिए टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। EVS का एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि EVS का इंग्लिश में PDF डालो, तो जब हम लोगों ने इंग्लिश में PDF डाला तो वो काफ़ी अप्रिशिएट किया उसने इस चीज़ को। तो आप लोग अगर बात करते हो तो हम लोग आपकी बात सुनते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लो कि आपके लिए जो नोट्स हैं वो सब आने वाले हैं वहीं पर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, मे बी आप कर देते हो, मुझे कहने की तो ज़रूरत है नहीं, आप लोग खुद ही कर रहे हो इतना। एंड ये लिखा हुआ है आश्रय सर ने जो मैथ्स बनाई थी, मैं आश्रय सर मैं नहीं हूँ, ठीक है, मैं दूसरा टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ जियोग्राफी, मेरे अंडर में थी, तो मैं जियोग्राफी में पढ़ा रहा हूँ। सो देख सकते हो मैंने ओवरऑल सारी चीज़ें कर ली है। और जब हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, अगर इस PDF से आपका कोई क्वेश्चन हो सो आप बता सकते हो, ग्रुप में जो आंसर वगैरह है वो दे दिए जाते हैं, सो ध्यान रखना। और अब जो मेरी वीडियोज़ हैं, जैसे अब हिस्ट्री की है, GS की है, मैं बता देता हूँ GS की वीडियोज़ अब डेली शाम में आया करेगी, ठीक है। इवनिंग में, रात में वही 7-8 बजे तरफ आ जाएगी, 7 से 8 के बीच में आया करेगी, तो वहाँ पर आपको पढ़ने में थोड़ा मज़ा भी आएगा, ठीक है। सो ओके, आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉलो फॉर सच अमेजिंग दिस कॉन्टेंट, है ना। ओके, बाय।